लेक्चर में एक कंसेप्ट और 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट कवर किया था। अभी सेकंड कंसेप्ट से हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आज का जो पहला पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इट इज अबाउट बायनोमियल एक्सपांशन। तो गाइस क्या होता है बायनोमियल एक्सपांशन, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फिर हम साथ में इसको नोट डाउन भी करेंगे इन द सेकेंड अटेम्प्ट। तो गाइस आप यहाँ पे देखना, अगर सपोज मेरे पास एक्सपांशन है x प्लस वाई होल रेज टू n, तो गाइस इस केस में आपका जो आंसर है वो हो जाएगा nc0 इंटू एक्स रेज टू n प्लस nc1 इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू वाई रेज टू वन प्लस nc2 एक्स रेज टू n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड गाइस लास्ट टर्म जो है वो आता है ncn इंटू वाई रेज टू n। तो बेसिकली गाइस आपको पहले है ना जो कोइफिशिएंट्स है उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सपांशन है वो है x प्लस वाई होल रेज टू n का एक्सपांशन। तो यहाँ राइट साइड में जो कोइफिशिएंट्स हैं वो कोइफिशिएंट्स होंगे nc0 nc1 nc2 nc3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म होगा ncn। तो आप यहाँ पे पहले कोइफिशिएंट्स के ऊपर फोकस करो कि nc0 से स्टार्ट होके ncn तक जाएगा। उसके बाद फिर गैस हमें किस चीज पे फोकस करना है कि जो टर्म्स है वो क्या है। तो जो टर्म्स है उसमें पहला टर्म आता है एक्स रेज टू एन, दूसरा टर्म आता है एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू वाई रेज टू वन। तो आप यहाँ नोटिस करना कि यहाँ पे एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो एन है, और वही यहाँ पे एक्सपांशन का जो पावर है वो सेम पावर है। तो यहाँ पे जो भी पावर रहता है एक्सपांशन में वही मैक्सिमम पावर एक्स का होगा इन द फर्स्ट टर्म। और अगले टर्म में x का पावर एक कम हो जाएगा, तो x का पावर कम होके हो जाएगा x रेज टू n माइनस वन, और तभी y का एक पावर आ जाएगा तो वो y रेज टू वन हो जाएगा। अगले वाले टर्म में देखना, इसका पावर कम होके x रेज टू n माइनस टू हो जाएगा और y का पावर बढ़ के y स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस कंसेप्ट ये है कि जो कोएफिशिएंट्स है पहले हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो कोएफिशिएंट्स है nc0 nc1 nc2 nc3 एंड सो ऑन। एंड उसके बाद फिर जो टर्म्स है, हर एक टर्म का जो पावर है उसका जो सम ऑफ पावर है वो n होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ इंडाइसिस इज इक्वल टू n। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर n है, यहाँ पे पावर n माइनस वन एक्स का है पर y का पावर वन है। तो आप अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो n मिलेगा। यहाँ x का पावर n माइनस टू है पर y का पावर टू है, तो आप ऐड करोगे तो वापस पावर n हो जाएगा। तो सम ऑफ इंडाइसिस जो है वो n होगा, और जो कोइफिशिएंट्स हैं वो होंगे nc0 nc1 nc2 nc3 डॉट डॉट डॉट, और एंड होता है ncn पे। और गैस जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एक्सपांशन में वो टोटल टर्म्स होते हैं n प्लस वन। मैं यहां लिख देता हूं, द टोटल टर्म्स इन द एक्सपांशन विल बी n प्लस वन टर्म्स। तो गैस अभी है ना मैं आपको ये दोबारा सिखाता हूँ अलग पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद हम थर्ड अटेम्प्ट में एक्चुअली नोट डाउन करते हैं। अभी गैस सब लोग स्क्रीन पे देखना। सपोज गैस मुझे है ना इसको एक्सपांड करना है x प्लस वाई होल क्यूब को। ओके गैस, मुझे है ना x प्लस वाई होल क्यूब को एक्सपांड करना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे समझूंगा कि जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो 3c0 से स्टार्ट होंगे। तो 3c0, उसके बाद 3c1 होगा, उसके बाद 3c2 होगा, और लास्ट में होगा 3c3। अब ये हो गए कोएफिशिएंट्स। अब इसके साथ टर्म्स क्या लिखेंगे, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 3 जो है वो इसके साथ लिख देंगे। तो 3c0 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3c1 इंटू, अब यहाँ x का पावर एक कम कर दो, तो x का पावर कम करेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y का पावर बढ़ा दो, यहाँ पे y था ही नहीं तो एक पावर बढ़ के y रेज टू वन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर y हो गया। फिर वापस से प्लस कर दो। अब 3c2 में क्या करेंगे, x का पावर और कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का सिर्फ x हो जाएगा, और y का पावर बढ़ाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3c3, और फिर x का पावर और कम कर दो तो x चला जाएगा, और y का पावर आपने बढ़ा दिया तो ये y क्यूब हो जाएगा। तो गैस ये अलग पर्सपेक्टिव से हमने सेम चीज देखा। लेट्स से कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो हमें टेंशन नहीं लेना है गैस, एक और बार ट्राई करते हैं, एक और एक्सपांशन ट्राई करते हैं। लेट्स से गैस मेरे पास है x माइनस वाई होल रेज टू फाइव। तो मुझे बिल्कुल नहीं डरना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। क्या होंगे कोएफिशिएंट्स गाइस, पहले 5c0 होगा, फिर 5c1 होगा,
उसके बाद 5c2 होगा, पहले 5c1 आ गया, फिर उसके बाद 5c2 होगा, फिर 5c3 होगा, उसके बाद 5c4 होगा, एंड लास्ट में गैस हमारे पास 5c5 भी आ जाएगा। तो ये सारे टर्म्स आपके होंगे। गैस टोटल टर्म्स देखो 6 है। वाई आर देयर 6 टर्म्स? क्योंकि यहाँ पे पावर 5 है, तो टोटल टर्म्स n+1 यानी कि 5+1 6 टर्म्स होंगे। अब ये 5c0 के साथ में क्या लिखूंगा? ये x का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है? 5। तो यहाँ लिखूंगा 5c0 इंटू x⁵5। फिर मैं लिखूंगा प्लस, ओके। फिर उसके बाद 5c1 के साथ में क्या करूंगा? कोई टर्म क्या लिखूंगा? x का पावर एक कम कर दो, तो x⁵5 का x⁴ हो जाएगा, और y का पावर आ जाएगा, पर यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे -y है, तो मुझे लिखना पड़ेगा -y⁵1। फिर अगले टर्म में क्या करेंगे? प्लस, अगले टर्म में x का पावर कम करेंगे, तो x⁴ का हो जाएगा x³। देखो यहाँ पे x³ आ जाएगा, और -y का पावर क्या हो जाएगा? -y का पावर स्क्वायर हो जाएगा। फिर वापस प्लस करेंगे, 5c3 में क्या होगा? x का पावर एक और कम होगा, तो x का पावर कम होके x² हो गया, और -y का पावर बढ़ जाएगा, तो -y³ हो गया, ओके। फिर प्लस 5c4 में वापस x का पावर और कम करेंगे, तो वो x⁴1 बचेगा, और -y⁴ हो जाएगा, एंड प्लस लास्ट में क्या आएगा? अभी x का पावर और कम करोगे तो ये x चला जाएगा, और यहाँ पे -y⁵5 ऐसा बचेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द एक्सपांशन ऑफ x-y⁵5। तो गैस देखो, मैंने आपको अभी दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से सेम चीज दिखाई है, पर मैं एक और अटेम्प्ट देना चाहूंगा। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि क्या है गैस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो एक और बार गैस ट्राई करते हैं। लेट्स से मुझे एक्सपांड करना है x+y⁵7। तो मुझे पता है कि जो पहला टर्म है वो 7c0 से चालू होगा, और 7c0 के साथ में क्या करूंगा? x का मैक्सिमम पावर दे दूंगा, तो आ जाएगा 7c0 इंटू x⁵7। फिर हम करेंगे प्लस। अब इस 7c0 के बाद वाले टर्म में कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? 7c1 हो जाता है। अब यहाँ पे x का एक पावर कम कर दो, तो x⁵7 का पावर कम होके x�6 हो जाएगा, और y का पावर बढ़ा दो तो y⁵1 आ जाएगा। फिर प्लस, अब 7c1 के बाद आएगा 7c2। अब x का पावर कम कर दो, तो x⁵6 का कम होके x⁵5 हो गया, और y⁵1 का पावर बढ़ के y² हो गया। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म में 7c3 कर दो, फिर x का पावर कम होके x⁴ हो जाएगा, y का पावर बढ़ के y³ हो जाएगा, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स कर दो 7c4, वापस x का पावर कम करो तो x³ हो जाएगा, ओके, और y का पावर बढ़ा दो तो y⁴ हो गया। फिर प्लस 7c5, x का पावर कम होगा तो x³ का x² हो गया, y⁴ का पावर बढ़ के y⁵5। और गैस अभी और दो टर्म्स बचे हैं। अब 7c6, x² का पावर कम करके x, y का पावर बढ़ के y⁵6, एंड लास्ट में गाइस 7c7 आ जाएगा, और फिर इसमें x का पावर कम होके गायब हो गया, y⁵6 बढ़ के y⁵7 हो गया। अब गाइस मैंने आपको दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट 3 या 4 बार सिखा दिया है। अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो यस लिखो। अब हम इसको ऑफिशियली लिखते हैं। तो नोट डाउन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एक और बार गाइस सीखने का चांस मिलेगा, बिकॉज जब हम नोट डाउन करेंगे तब हम दोबारा से समझने का ट्राई करेंगे। तो सब लोग लिखो पॉइंट नंबर 2, और हेडिंग लिखो बाइनोमियल एक्सपांशन, ओके। गाइस हमने पॉइंट नंबर 1 में कॉम्बिनेशन के बारे में सीखा था, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं कि बाइनोमियल एक्सपांशन कैसे करते हैं, और इसके ऊपर हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेंस लेवल के। तो बाइनोमियल एक्सपांशन गाइस क्या होता है सब लोग लिखना। अगर आपके पास है x+y⁵n, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा? गाइस पहले टर्म में हमेशा nc0 आएगा, और पहले टर्म में हमेशा इस वाले टर्म का मैक्सिमम पावर लिखना है, तो हम बोलेंगे nc0 इंटू x⁵n, प्लस अगले टर्म में गाइस क्या करना है? nc1 लिखना है, और इसमें x का पावर कम करना है, तो x⁵n-1 हो गया, और y का पावर बढ़ाना है, तो यहाँ पे तो y था ही नहीं, अब उसका पावर बढ़ गया, तो यहाँ y⁵1 आ जाएगा। फिर उसके अगले टर्म में लिखो nc2, फिर x का पावर कम कर दो, x⁵n-2 हो गया, y का पावर बढ़ा दो तो y² हो गया। फिर गैस लिख दो nc3, वापस x का पावर कम कर दो तो x⁵n-3 हो गया, और y का पावर बढ़ा दो तो y³ हो गया।
अब वैसे ये कंटिन्यू करना है कब तक, आप भी लिखते रहना, जब तक आपका NCN ना आ जाए। और जब भी आपका NCN आएगा तब उस टाइम पे इसका मैक्सिमम पावर आ जाएगा। तो इसका मतलब NCN के साथ टर्म रहेगा y⁴n, यानी जो भी आपका सेकेंड टर्म है उसको मैक्सिमम पावर दे दो, वो NCN के साथ रहेगा। तो आई होप सबने कॉपी करा। दिस इज बाइनोमियल एक्सपांशन। अब बस इसके बाद और 2 पॉइंट्स लिख दो कि इसमें हर एक टर्म का जो सम ऑफ इंडाइसिस है वो हमेशा इक्वल टू n आएगा। तो सम ऑफ इंडाइसिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। अंडरलाइन कर दो। देखो गाइस यहाँ पे सबका पावर जो है वो n ही है। यहाँ पे पावर n है, यहाँ n-1 + 1 n हो गया, यहाँ n-2 + 2 n हो गया, और यहाँ n-3 + 3 ये भी n हो गया। तो सम ऑफ इंडाइसिस क्या है, n। और सब लोग लिख दो टोटल टर्म्स विल बी n+1। तो जितना भी आपका पावर रहेगा एक्सपांशन का उससे +1 कर दो, उतने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे। तो लिखना टोटल टर्म्स विल बी n+1। तो सम ऑफ इंडाइसिस विल ऑलवेज बी n एंड टोटल टर्म्स विल बी n+1। हमें गाइस हमेशा कंसेप्ट में बहुत अच्छे से फोकस रखना है, सो दैट हम क्वेश्चन सॉल्विंग में फिर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े। तो ये कंसेप्ट के ऊपर हमने अभी अच्छा टाइम स्पेंड किया, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो सम ऑफ इंडाइसिस इक्वल टू n होगा, टोटल टर्म्स n+1। और एक्सपांशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। एक और लास्ट चीज बताता हूँ गाइस, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं NC0, NC1, NC2, ये सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल होते हैं मतलब क्या, कि देखो गाइस कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, लिखो गाइस कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो लिखना कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिकल। तो वो सिमेट्रिकल कैसे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। यहाँ लिख दो कि पहला कोएफिशिएंट है NC0, फिर गैस दूसरा कोएफिशिएंट है NC1, तीसरा है NC2, डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट थर्ड कोएफिशिएंट होगा NCn-2, लास्ट सेकंड कोएफिशिएंट होगा NCn-1 एंड लास्ट कोएफिशिएंट होगा NCn। तो अब नोटिस करना गाइस कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट है और जो लास्ट वाला कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू सेम है। NC0 और NCn दोनों की वैल्यू सेम होती है। कल ही हमने देखा था गाइस कि NC0 और NCn दोनों की वैल्यू 1 होती है। फिर हमने गाइस ये भी देखा था कि NCR इक्वल टू NCn-r होता है। इसका मतलब गाइस क्या है कि जो NC1 है और जो NCn-1 है इसकी वैल्यू भी सेम होगी। एंड सिमिलरली गाइस ये जो NC2 है और जो NCn-2 है इसकी भी वैल्यू सेम होगी। तो आपको क्या समझना है गाइस की इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू होती है 1, तो सेम हो गई। इसकी वैल्यू होती है n, ये कल देखा था गाइस हमने, NC1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है। और हमने ये भी देखा था कि NCn-1 का वैल्यू भी n होता है। तो बेसिकली सिमेट्रिकल चल रहा है। और गैस ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या है, सेम है, बिकॉज आपका प्रॉपर्टी होता है NCR। चाहिए तो किसी को वापस लिखना था वापस लिख देना कि NCR इज इक्वल टू होता है NCn-r। गैस आज जो हमें कंसेप्ट करना है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, और वो कंसेप्ट एक बार हो गया तो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करेंगे। सबको यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। रेहान क्या आप माइक पे कंफर्म कर सकते हो इफ माय वॉइस वाज गुड, कैन आई मूव अहेड? यस सर। चलो थैंक यू सो मच। तो गैस इसी के साथ हमारा ये पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है सब लोग देखना। ये हमारा बायनोमियल एक्सपांशन हमने सीखा। अब ये बायनोमियल एक्सपांशन सीखने के बाद हमें ये देखना है कि जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं। तो गैस अगर हमें कोई टर्म चाहिए, जैसे सपोज अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए, तो उसके लिए हम ये TR+1 का जो कंसेप्ट है वो यूज करेंगे। तो TR+1 क्या होता है, TR+1 इज ऑलवेज इक्वल टू NCR फर्स्ट टर्म रेस टू n-r इंटू सेकेंड टर्म रेस टू r। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या नोटिस करनी है आपको यहाँ पे, कि जो यहाँ का नंबर होता है वही नंबर सेकेंड टर्म का पावर होता है, और यहाँ पे पावर n-r होता है, बिकॉज ये जो सम ऑफ इंडाइसिस है वो इक्वल टू n आना चाहिए। और गैस यहाँ पे ध्यान देना ये TR का फॉर्मूला नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TR+1। मतलब क्या है गैस कि सपोज अगर मैं r का वैल्यू 1 डालता हूं तो यहाँ पे T2 हो जाएगा, मतलब वो सेकेंड टर्म मिलेगा। तो जब मैं R का वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे T2 का वैल्यू मिलेगा, और T2 इक्वल टू हो जाएगा NC1 x⁻n-1 y⁻1। ये देखो गाइस क्या था सेकेंड टर्म, NC1 सर्कल कर रहा हूं, देखो सेकेंड टर्म क्या था, NC1 x⁻n-1 y⁻1। चलो एक और टर्म चेक करते हैं। सपोज मैंने R का वैल्यू
2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये T3 हो जाएगा, मतलब मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। तो R का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके ये होगा NC2 x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2। तो T3 का वैल्यू कितना आएगा? T3 का वैल्यू आएगा NC2 x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2। तो देखो T3 मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कौन सा है गाइस? ये है। तो NC2 x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2 ये हमारा T3 यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू है। ओके गाइस, तो ये हमारा जनरल टर्म का इक्वेशन आ गया। इसको लिख लेते हैं और फिर गाइस हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पे लिखना पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 गाइस आप लोगों ने नोट डाउन करा। कल देखो बहुत अच्छे से हमने पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करा था, उसके बाद 10 क्वेश्चंस भी हमने सीखे। आज हम लोग पॉइंट नंबर 2 और 3 करके अभी 10 क्वेश्चंस करेंगे और आज का लेक्चर हो जाएगा। तो लिखोगे जनरल टर्म कैसे लिखना है। अगर आपको TR+1 का टर्म चाहिए तो इट इज ओनली NCR x रेस टू n माइनस r इंटू वाई रेस टू r। वैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नोटिस करनी आपको बताता हूँ कि यहाँ का जो नंबर है वही सेम नंबर सेकेंड टर्म के पावर में आता है। और एक बार आपको सेकेंड टर्म का पावर मिल गया तो फर्स्ट टर्म का पावर होगा n माइनस आर, वो निकालना आसान हो जाता है। तो नोटिस क्या करना है कि यहाँ पे आता है पावर ऑफ एक्सपांशन और यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर आएगा पावर ऑफ द सेकेंड टर्म। तो बेसिकली यहाँ पे अगर r है तो y रेस टू r आएगा और फिर यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा n माइनस आर और ये आपका आंसर है TR+1 का। तो यहाँ पे लिख दो इफ r इक्वल टू 0, ऐसे ही लिख दो इफ r इक्वल टू 0, तो आपको T1 का वैल्यू मिल जाएगा। T1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा गाइस? फर्स्ट टर्म आएगा NC0 x रेस टू n माइनस 0 यानी x रेस टू n इंटू y रेस टू 0। तो y रेस टू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ NC0 x रेस टू n। गैस क्या यही हमारा फर्स्ट टर्म था एक्सपांशन में? यस। एक और लिखते हैं इफ r इज इक्वल टू 1, तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? T2 का। देखो गाइस यहाँ पे TR+1 होता है, तो अगर आपने r का वैल्यू 1 डाल दिया तो ये T2 हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू आएगा NC1 x रेस टू n माइनस 1 इंटू वाई रेस टू 1। लिखते जाना गाइस मेरे साथ। क्या ये सब टर्म्स बराबर आ रहे हैं? यस। एक्सपांशन में यही पहला टर्म था NC0 x रेस टू n, एक्सपांशन में यही सेकंड टर्म था NC1 x रेस टू n माइनस 1 y रेस टू 1। एक और करते हैं गाइस, अगर r का वैल्यू 2 आ गया तो हमें T3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो T3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? NC2 x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2। ओके, और ऐसे गाइस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा जब आप r का वैल्यू n डाल दोगे? जैसे अगर आप r का वैल्यू n डालते हो तो आपको Tn+1 ये लास्ट टर्म मिलेगा। कितने n+1 टर्म्स होते हैं? तो ये Tn+1 टर्म आपको मिल जाएगा एंड इट विल कम आउट एज NCn x रेस टू n माइनस n। तो x रेस टू है सीधा y रेस टू r और r का वैल्यू n है तो y रेस टू n हो गया। तो गाइस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो गाइस मैंने बहुत डिटेल में आपको पूरा थ्योरी बताया है आज के लेक्चर का। यहां तक सबको क्लियर है तो यस लिख देना। लेट्स नाउ मूव अहेड टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। लेकिन गाइस बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एक क्विक समरी। मैं ना आपको बस एक चीज बता देता हूँ, ये आपने सीख लिया तो देन हम 100% क्वेश्चन सॉल्विंग चालू कर सकते हैं। सपोज गाइस मुझे है ना ऐसा एक्सपांशन दिया है x माइनस 3y होल रेस टू 7। ओके, अब है ना मेरे को इसका सपोज 6 टर्म निकालना है। मुझे क्या निकालना है? T6 निकालना है। तो अगर मुझे इसका T6 का वैल्यू निकालना है तो मुझे ये समझना जरूरी है कि TR+1 होता है। तो इसका मतलब R+1 का वैल्यू 6 है, तो मतलब R का वैल्यू 5 है। और गैस अगर R का वैल्यू 5 है तो T6 का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान देना। T6 का फॉर्मूला होगा, यहाँ R का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? NCR। N क्या है? 7 और R क्या है? 5। तो मैं बोलूंगा 7C5। और गैस मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो नंबर आता है वही पावर सेकेंड टर्म का होता है। तो यहाँ सेकेंड टर्म क्या है? -3y। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा -3y होल रेस टू 5। गैस देखो यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर इसके पावर में है। ओके, और फर्स्ट टर्म का पावर क्या आएगा? अब इसका पावर अगर 5 है तो टोटल पावर 7 चाहिए, क्योंकि टोटल पावर 7 है यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर इसका पावर 5 है तो फर्स्ट टर्म का पावर 2 होगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा x²। तो गैस ये मेरा आंसर है T6 का। कितना इजी चैप्टर है अगर आपने ये
कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया वो अगर आपने सीखा, अगर बाय चांस आपका मिस हो गया तो एक और बार ट्राई करते हैं, अलग वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से गाइस आई हैव एक्सपांशन ऑफ 3/2x प्लस y होल रेज टू 6, और सपोज गाइस मुझे t4 निकालना है। क्या निकालना है मुझे? t4। तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर t4 है तो r का वैल्यू 4 नहीं है, r का वैल्यू 3 है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? NCR। n का वैल्यू 6 है तो मैं बोलूंगा 6CR, और r का वैल्यू 3 है तो 6C3। और फिर गैस यहाँ पे जो नंबर आता है ये नंबर सेकेंड टर्म का पावर होगा। तो सेकेंड टर्म क्या है? y। तो y रेज टू 3। अच्छा, सेकेंड टर्म का पावर 3 है और टोटल पावर 6 चाहिए, तो फर्स्ट टर्म का भी पावर 3 होगा, तो वो आ जाएगा 3/2x होल रेज टू 3। तो दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपांशन। और अगर आपको बाइनोमियल एक्सपांशन का भी एक समरी चाहिए तो एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव x प्लस वाई होल रेज टू 8। तो क्या मैं इसको देख के डरूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं सीधा क्या बोलूंगा? x प्लस वाई होल रेज टू 8 है, तो मैं यहां बोल दूंगा फर्स्ट टर्म होगा 8C0 x रेज टू 8 प्लस 8C1, x का पावर कम कर दो x रेज टू 7, y का पावर बढ़ा दो y रेज टू 1 प्लस 8C2, x का पावर फर्दर कम कर दो x रेज टू 6, y का पावर बढ़ा दो y स्क्वायर। और कैसे ऐसे आप कंटिन्यूस लिखते जाओ, लास्ट खत्म कहाँ करना है? 8C8, और सेकेंड टर्म को मैक्सिमम पावर दे दो y रेज टू 8। तो ये मैंने एक्सपांशन का भी समरी दिया। और यहाँ पे फिर से कैसे आप देख सकते हो कि मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको T4 निकालना है इसके एक्सपांशन में, तो इसका मतलब यहाँ पे r+1 का वैल्यू 4 है, यानी r का वैल्यू 3 हो गया। तो हमें क्या लिखना होता है? NCR। तो हम लिखेंगे 6C3। और जो ये पावर होता है या फिर जो ये नंबर है, यही सेकंड टर्म का पावर बनेगा, तो इसका पावर हो जाएगा y रेज टू 3। और टोटल पावर क्या चाहिए? 6। तो यहाँ 3 पावर है तो इधर भी 3 पावर चाहिए, किसका? फर्स्ट टर्म का। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ गाइस, फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए एकदम ही रेडी है। सपोज मेरे पास एक एक्सपांशन है 2x माइनस क्यूब रूट ऑफ x होल रेज टू 5। तो मुझे डरना नहीं है, मुझे क्या है अभी कौन सा टर्म निकालना है वो देखना है। सपोज उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ t3, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि थर्ड टर्म बोला है, तो थर्ड टर्म यानी कि r का वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ TR+1 होता है। तो अगर r का वैल्यू 2 है तो पहले मैं लिखूंगा NCR, तो NCR में मैं लिखूंगा 5C2, क्योंकि r का वैल्यू 2 है। और n का वैल्यू कितना है गैस? n मतलब ये पावर, तो n का वैल्यू 5 है, तो 5C2। अब गैस ये जो नंबर होता है ये सेकेंड टर्म का पावर है। सेकेंड टर्म क्या है देखना, सेकेंड टर्म है माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो मैं यहां बोलूंगा माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो सेकेंड टर्म का पावर होगा। अब टोटल पावर 5 चाहिए, पर यहाँ पे पावर 2 है, तो बचा क्या? पावर 3। तो ये फर्स्ट टर्म को पावर 3 मिलेगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा 2x होल रेज टू 3। ओके, क्या सबको अगर 100% क्लियर है तो यस लिख दो, हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए रेडी हैं। सो लेट्स डू 10 क्वेश्चंस एंड देन द लेक्चर विल क्लोज। ओके, ये हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर का। यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक बार यस लिख दो। किसी ने शायद हैंड रेस किया था, आप कुछ बोलना चाहते हो? एनीवन इन द ऑनलाइन क्लास? ओके, शायद गलती से हैंड रेस हुआ रहेगा। रेहान, मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी? कैन आई मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर? Yes, sir. थैंक यू सो मच। ओके, तो बस अभी है ना हमारे 3 पॉइंट्स हो गए थ्योरी के इस चैप्टर के एंड 10 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द चैप्टर। रेहान, आप प्लीज मेरे को क्वेश्चन रीड करने में हेल्प कर सकते हो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। Yes, sir. In the expansion of cube root of 2 plus 1 upon cube root of 3 whole raised to n, where n belongs to natural number, if the ratio of 15 raised to 80 term from the beginning to that 15 term from the end is 1 upon 6, then the value of NC3 is. ओके गैस, देखो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन क्या है देख लेते हैं। इट इज क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 होल रेज टू n। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन है। ओके, सब लोग अच्छे से देखना, आपको आराम से समझ में आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द चैप्टर। तो गैस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, इसका हमें एक्सपांशन करना है। एंड यहाँ पे गैस पावर क्या है? पावर है n। तो उन्होंने क्या बोला है? द रेशियो ऑफ 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू 15th टर्म फ्रॉम एंड। इसका मतलब गैस मुझे T15 का वैल्यू निकालना है। तो गैस मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर
t15 है तो इसका मतलब r का वैल्यू 15 नहीं है, r का वैल्यू 14 होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है tr+1 का। तो यहाँ पे r का वैल्यू 14 है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, NCr, तो मैं लिखूंगा NC14। फिर गैस ये जो नंबर होता है, ये सेकेंड टर्म का जो है वो पावर हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म क्या है, 1/3। तो 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 14। अब गैस यहाँ पे पावर 14 है, लेकिन टोटल पावर जो है वो n होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, √2, तो उसका पावर हो जाएगा n-14। तो गैस हो गया ये, दिस इज द 15 टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। अब 15 टर्म फ्रॉम एंड भी बोला है, तो अगर 15th टर्म फ्रॉम एंड बोला है ना, तो मैं बस क्या करता हूँ पता है क्या, इस पूरे बाइनोमियल एक्सपांशन को रिवर्स इमेजिन करता हूँ। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि ये हमारा सेकेंड टर्म था, ये हमारा फर्स्ट टर्म था। अब आप उल्टा इमेजिन करो, अब आप इसको फर्स्ट टर्म इमेजिन करो और इसको सेकेंड टर्म इमेजिन करो, तो हो गया। तो वापस से अभी मैं t15 निकालूंगा, तो वापस मेरे r की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। तो वापस से मैं लिखूंगा NCr यानी कि NC14, और ये 14 नंबर जो है ये सेकंड टर्म का पावर होगा। पर क्योंकि मैं रिवर्स इमेजिन कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मेरा सेकंड टर्म है, तो इस बार इसका पावर 14 होगा। तो इस बार √2 14 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √2 14। एंड गाइस जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 1/3। तो उसको हम लिख देंगे 1/3, और इसका पावर कितना हो जाएगा, n-14 हो जाएगा। तो गैस ये हमारा tr+1 का फॉर्मूला हमने 2 टाइम्स यूज किया। फर्स्ट टाइम जब हमने tr+1 का फॉर्मूला यूज किया, तो उसमें ये फर्स्ट टर्म था और ये सेकंड टर्म था। और जब सेकंड टाइम मैंने फॉर्मूला यूज किया, तब मैंने इसको फर्स्ट टर्म लिया और इसको सेकंड टर्म लिया। ऐसा क्यों, बिकॉज उन्होंने बोला है 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 15 टर्म फ्रॉम एंड। तो जब 15 टर्म फ्रॉम एंड है, तब आप यहाँ पे बस रिवर्स इमेजिन कर लो। तो ये मैंने tr+1 का दोनों का फॉर्मूला यूज किया। अब गैस जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो उसका रेशियो उन्होंने दिया है 1/6। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो NC14 और NC14 कैंसिल होगा, और यहाँ पे √2 है, और यहाँ √2 है। तो यहाँ पे ओवरऑल √2 का पावर क्या होगा, डिवीजन करने के बाद, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद √2 का ओवरऑल पावर आ जाएगा n-14 क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो गैस जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, तो ये NC14 कैंसिल हो जाएगा, और √2 का पावर n-14 है और यहाँ 14 है, ये दोनों पावर सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि आप डिवाइड करते हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो √2 का नया पावर हो जाएगा n-14। अच्छा, और 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, उसमें भी सेम चीज करना है। जब ये और ये डिवाइड होगा, तो वापस इनका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/3, और इसका पावर सब्ट्रैक्ट होके बनेगा 14 -n-14। और गैस ये जो रेशो है, ये रेशो इक्वल टू उन्होंने दिया है 1/6। गैस क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है, बिकॉज इसको अभी सॉल्व करेंगे तो हमें n का वैल्यू मिलेगा। चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ। तो मैं बोलूंगा 1/6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n-28 हो गया, और यहाँ पे √2 है, तो क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2n-28/3। ओके, और गैस यहाँ पे सेम चीज होगी 3 के साथ, पर वो डिनोमिनेटर में होगी, तो हम बोलेंगे 1/3 उल्टा हो जाएगा अपॉन 3। करेक्ट, क्योंकि वहां पे भी √3 है तो पावर में बाय 3 आ जाएगा। फिर गैस अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखता हूं, तो फिर ये बराबर उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव होने के बाद यही बन जाएगा। तो मेरा आंसर बनेगा 1/6 इज इक्वल टू 2n-28/3 इंटू 3n-28/3। कैसे, क्वेश्चन डन है। अब ये दोनों का पावर सेम है, तो 2 3 6 लिख दो, और ये 1/6 को भी 6 - 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 1 इज इक्वल टू 6n-28/3। अब इसका मतलब गैस ये जो -1 है, ये n-28/3 इसको इक्वल हो जाएगा। फिर इससे मेरे को n की वैल्यू मिल जाएगी। तो -1 इज इक्वल टू n-28/3। फिर सॉल्व कर लो, तो n का वैल्यू आ जाएगा 25। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो n का वैल्यू 25 आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ
लेट्स सी व्हाट दे हैव आस्क्ड अस इन द क्वेश्चन। उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ NC3, इज दैट करेक्ट रेहान? NC3 निकालने के लिए बोला, राइट? Yes, sir. परफेक्ट। तो गैस हमें निकालना है 25C3, क्योंकि n का वैल्यू 25 आ गया, तो अब मुझे निकालना है 25C3। तो ये कैसे निकालते हैं, ये कल हमने सीखा था ना गैस। ऊपर लिखेंगे 25 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 25 माइनस 3 22, तो नीचे लिखेंगे 22 फैक्टोरियल। फिर अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 25 फैक्टोरियल को बोल सकते हो 25 इंटू 24 इंटू 23, और उसके बाद 22 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो ऊपर नीचे कैंसिल होगा। तो इतना ही ऊपर लिखने की जरूरत है, 25 इंटू 24 इंटू 23, इंटू आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर नीचे 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बस इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर है। गैस ये मैंने एक बार एक्सप्लेन करा, अब सेकेंड टाइम वापस एक्सप्लेन करता हूं, पर इस बार कैसे हम लिख के करते हैं, तो सब लोग मेरे साथ में लिखना। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो गैस हर क्वेश्चन हमने कल भी 2 टाइम्स किया था, आज भी 2 टाइम्स कर रहे हैं। आपको आराम से समझ में आएगा। बाय चांस फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई डाउट है तो टेंशन नहीं लेना है, सेकेंड अटेम्प्ट में पक्का समझ में आएगा। तो गैस क्वेश्चन क्या है, सब लोग लिखो। क्वेश्चन है वी हैव एक्सपांशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 होल रेज टू n। अब उन्होंने क्या बोला है कि 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 15th टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो लेना है। तो 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यहां लिख दो गाइस, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग T15 कितना होगा, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग T15 कितना होगा गाइस? टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब r प्लस 1 का वैल्यू 15 है, तो r का वैल्यू 14 हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, NCR लिखते हैं, और r का वैल्यू 14 है, तो हम बोलेंगे NC14। अब गाइस टेक्निक समझना, यहाँ पे जो नंबर आता है वही नंबर सेकेंड टर्म का पावर बन जाता है। तो सेकेंड टर्म क्या है, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, तो लिखो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, और इसका पावर वो लिख दो 14। यहाँ पे जो नंबर है वही आपके सेकेंड टर्म का पावर बनेगा, तो इसका पावर बन जाएगा 14। अब यहाँ पे पावर 14 है, पर टोटल पावर मेरे को n चाहिए, तो बचा हुआ जो पावर है n माइनस 14 वो फर्स्ट टर्म को मिलेगा। तो मैं यहाँ बोलूंगा क्यूब रूट ऑफ 2, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और इसका पावर लिखो n माइनस 14। तो गाइस दिस इज फ्रॉम बिगिनिंग। अब दिस इज T15 फ्रॉम बिगिनिंग, पर अभी उन्होंने बोला है एंड का भी T15 निकालो, मतलब 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 15 टर्म फ्रॉम एंड। तो एंड का अगर मेरे को T15 निकालना है तो मुझे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, मुझे बस क्या करना है, इनिशियली मैंने इसको फर्स्ट टर्म अज्यूम करा, इसको सेकंड टर्म अज्यूम करा, अब उल्टा अज्यूम करते हैं, रिवर्स एक्सपेंशन इमेजिन करते हैं। तो ये मेरा अभी फर्स्ट टर्म हो गया, और ये मेरा अभी सेकंड टर्म हो जाएगा। तो सेम ही कंसेप्ट होगा, वापस r का वैल्यू 14 है, तो फिर से मैं लिखूंगा NC14। और अब सेकंड टर्म क्या है, अब मेरा सेकंड टर्म ये है, क्योंकि मैं रिवर्स इमेजिन कर रहा हूं, तो सेकंड टर्म का पावर 14 चाहिए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सेकंड टर्म होगा क्यूब रूट ऑफ 2, तो मैं बोलूंगा क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 14। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, क्योंकि मैं रिवर्स इमेजिन कर रहा हूं, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, इसका पावर n माइनस 14 हो जाएगा। गाइस आई होप आपने लिख दिया मेरे साथ। तो दिस इज 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड दिस इज 15 टर्म फ्रॉम एंड, तो इसको T-15 बोल देते हैं। अब गैस मुझे इन दोनों का रेशो लेना है, इन दोनों का रेशो लेके 1/6 लिखना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो जब मैं इन दोनों का रेशो लूंगा, तो रेशो लेते समय NC14 कैंसिल होगा, तो मैं यहां लिख दूंगा T15 अपॉन T' ऑफ 15, ठीक है। ये हमारा रेशो है, तो ये तो कैंसिल हो गया। और फिर अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 रेश टू क्या है, n माइनस 14, और यहाँ क्यूब रूट ऑफ 2 रेश टू 14 है। तो जब ये और ये डिवाइड होंगे तो इनका पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो n माइनस 14 माइनस 14 यानी कि n माइनस 28 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देना सीधा कि क्यूब रूट ऑफ 2 रेश टू n माइनस 28 हो जाएगा। और गैस वैसे ही जब मैं इसको और इसको डिवाइड करूंगा तो इन दोनों का पावर भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 14 माइनस n माइनस 14 यानी ये हो जाएगा 28 माइनस n। तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 रेस टू 28 माइनस n, 28 माइनस n। ओके, अब गैस बेस्ट पार्ट क्या है कि उन्होंने इस रेशो को 1/6 दिया है, तो LHS में लिखेंगे 1/6। और गैस RHS में हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो इसको अगर आपने न्यूमरेटर में ले लिया
तो बस ये पावर को नेगेटिव करना है, तो 28 माइनस एन का n माइनस 28 हो जाएगा। और गैस क्यूब रूट मतलब बाय 3 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेज टू n माइनस 28 अपॉन 3 इनटू, फिर गैस इसको भी न्यूमरेटर में इमेजिन करो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 28 माइनस एन का नेगेटिव हो जाएगा n माइनस 28 और बाय 3 आएगा बिकॉज क्यूब रूट है, तो लिखो इंटू 3 रेज टू सेम पावर आ जाएगा n माइनस 28 अपॉन 3। अब गैस ये दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 1 अपॉन 6 को लिख देंगे 6 रेज टू माइनस 1, तो लिखना 6 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 6 रेज टू n माइनस 28 अपॉन 3। दैट्स रियली टॉप क्वालिटी क्वेश्चन, और हमने कल भी सारे अच्छे वाले क्वेश्चन करे हैं, आज भी हम सब टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे चैप्टर में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा। तो गैस अब यहाँ पे n माइनस 28 अपॉन 3 जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, -1 को यारो, तो आंसर आएगा देयरफॉर n माइनस 28 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करके गैस n इक्वल टू 25 आ जाएगा। यहाँ पे आप छोड़ दो क्वेश्चन को, बिकॉज इसके बाद बस हमें 25C3 निकालना है। सबको अगर 100% क्लियर है तो यस लिख दो। 9 क्वेश्चंस रिमेनिंग टुडे गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यस रेहान, क्या मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी? कैन आई मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन रेहान? Yes, sir. चलो परफेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच रेहान फॉर योर सपोर्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं गाइस। ये सारे जेई मेन से क्वेश्चन है, बिकॉज ये चैप्टर सीईटी के लिए नहीं है और बिटसेट में भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसीलिए हमें जेई मेन से क्वेश्चंस करना जरूरी है। तो अभी 12 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का। यस रेहान प्लीज गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करना। The sum of all the rational terms in the expansion of 2 plus root 3 whole raised to 8 is. ओके गैस थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन से ज्यादा इजी लगेगा, बिकॉज क्या होता है जब आप चैप्टर में इनफ टाइम स्पेंड करते हो तो थोड़ा इजी लगना चालू होता है। अब देखो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, उन्होंने हमारे को दिया है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल रेज टू 8 है, वो बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स। तो इसमें रैशनल टर्म्स कौन से होंगे जिसमें आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है उसका पावर एक तो इवन नंबर हो जाए या तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का पावर 0 हो जाए, ताकि वो टर्म आए ही नहीं। तो गैस यहाँ पे कौन से टर्म्स रैशनल होंगे? पहला टर्म जो रैशनल होगा वो होगा 8C0 इंटू 2 रेज टू 8। करेक्ट है गाइस, ये तो पहला टर्म है पक्का रैशनल, 8C0 इंटू यहाँ पे 2 रेज टू 8 लिख देता हूँ। ठीक है, ये पहला टर्म रैशनल है गैस, ये पहला ही टर्म होगा इन दिस एक्सपांशन। हमने देखा था ना गैस कि पहला टर्म क्या होता है एक्सपांशन का, NC0 होता है और फर्स्ट टर्म को मैक्सिमम पावर देने का, तो हम क्या बोलेंगे 8C0 इंटू 2 रेज टू 8, ये पहला रैशनल टर्म है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा रैशनल टर्म होगा, ये वाला टर्म रैशनल नहीं होगा, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये वाला टर्म रैशनल नहीं होगा। 8C1 इंटू 2 रेज टू 7 इंटू रूट 3 रेज टू 1, गैस ये वाला टर्म रैशनल नहीं होगा। गलत हो गया, क्यों ये गलत हो गया, बिकॉज यहाँ रूट 3 आ गया और रूट 3 रैशनल नहीं है, रूट 3 इरैशनल है, तो ये वाला टर्म हमें नहीं लिखना है। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स, तो ये एक्सपांशन है, इसके रैशनल टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो अभी कौन सा सेकंड टर्म होगा जो रैशनल होगा, इसके बाद वाला टर्म रैशनल होगा। जैसे 8C2, 8C2 में क्या होगा, यहाँ नंबर 2 है तो सेकंड वाले टर्म को पावर 2 दे देंगे, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये सेकंड टर्म आ गया। और फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा 2 रेज टू 6। अच्छा मुझे कैसे पता फर्स्ट टर्म 2 रेज टू 6 होगा, बिकॉज इसका और इसका जो पावर है उसका एडिशन कितना आना चाहिए, 8, तो ये सेकंड रैशनल टर्म है। अच्छा एक और आपको टर्म दिखाता हूं जो इरैशनल है। अगर आपने गलती से 8C3 लिख दिया, ये गलत वाला हो जाएगा, बिकॉज अगर यहाँ नंबर 3 है तो सेकंड टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको पावर क्यूब मिल जाएगा। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब रैशनल होता है कि इरैशनल होता है? ये इरैशनल होता है गाइस, ये इरैशनल है, तो इसीलिए ये वाला टर्म भी गलत है। अच्छा इसमें अगर इसका पावर 3 है तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या चाहिए, 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 रेज टू 5। ओके, तो गैस ये वाला टर्म भी अपना गलत टर्म है, ये इरैशनल है, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं गाइस, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि रैशनल टर्म्स लिखने हैं। तो पहला रैशनल टर्म कौन सा मिला, 8C0 और 2 रेज टू 8, मतलब फर्स्ट टर्म को मैक्सिमम पावर। फिर दूसरा रैशनल टर्म क्या मिला, 8C2 और यहाँ पे नंबर 2 है, तो सेकेंड टर्म को आप पावर 2 दे दो और फर्स्ट टर्म जो है उसको आप पावर दे दो, जो बचा हुआ पावर है वो 6। ओके, इसके बाद कौन सा रैशनल टर्म होगा, 8C4 वाला होगा।
तो 8c4, अब क्योंकि यहाँ नंबर 4 है तो सेकेंड टर्म को पावर 4 देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 raised to 4, और फर्स्ट टर्म को भी पावर 4 देंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज इन दोनों का जो सम ऑफ पावर है वो 8 आना चाहिए। अच्छा, और कौन सा टर्म रैशनल होगा? 8c6 वाला भी होगा, तो 8c6, और फिर गाइस यहाँ पे क्योंकि यहाँ नंबर 6 है तो सेकेंड टर्म को पावर 6 दे देंगे, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 raised to 6, फर्स्ट टर्म को पावर 2 दे देंगे, 2 स्क्वायर, और इसके बाद कौन सा टर्म आएगा? 8c8, लास्ट वाला टर्म आएगा, और 8c8 में क्या होता है? सेकेंड टर्म को ही पूरा पावर मिल जाएगा, तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल रेज टू 8। गाइस इन सबको बस हमें ऐड करना है, तो मैं प्लस साइन लगा देता हूँ। इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है। अब वो कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज कल मैंने आपको सिखा दिया था कि 8c2 कैसे निकालते हैं, 8c4 कैसे निकालते हैं, और बाकी ये तो सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, वो आप कर लोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर। जैसा मैंने आपको कहा था गाइस, हमेशा पहला क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन इजी लगना चालू होता है। तो चलो गाइस अभी इस क्वेश्चन को भी सेकंड टाइम करते हैं। आप मेरे साथ अभी लिखना चालू करो। गाइस उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल रेज टू 8। तो यहाँ पे आप लिख देना गाइस, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सम ऑफ रैशनल टर्म्स। तो आप भी लिख देना सम ऑफ रैशनल टर्म्स। तो यार कौन से टर्म्स रैशनल होंगे बता देता हूं। वो टर्म्स रैशनल होंगे जिसमें इसका पावर इवन आ जाए या तो इसका पावर 0 आ जाए। तो इसका पावर 0 वाला कौन सा टर्म होता है? जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें पूरा पावर 2 को मिलेगा और इसका पावर 0 होगा, तो वो तो रैशनल होगा ही। तो सम ऑफ रैशनल टर्म्स में पहला वाला टर्म यही है, 8c0 इंटू 2 raised to 8। मतलब जो भी पावर है वो पूरा पावर आपके 2 को मिल गया, इसका पावर कितना हो गया? 0, तो इसीलिए वो ये वाला जो टर्म है वो रैशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा रैशनल टर्म आएगा? 8c1 वाला नहीं आएगा, क्योंकि अगर 8c1 आ गया तो इसका पावर 1 हो जाएगा और इसका पावर 1 इरेशनल हो जाएगा, तो इसीलिए अभी हमें 8c1 का टर्म स्किप करना है, हमें लिखना है 8c2। अब अगर यहाँ नंबर 2 है तो सेकेंड टर्म का पावर 2 चाहिए, तो मैं बोलूंगा √3 का स्क्वायर। क्या √3 का स्क्वायर रैशनल बन जाएगा? यस। और गैस फिर अभी बचा हुआ पावर फर्स्ट टर्म को देंगे, तो 2 raised to 6, ओके। इसके बाद फिर गैस प्लस, अब नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? 8c4 का होगा। 8c4 में क्या होगा? यहाँ नंबर 4 है तो सेकेंड टर्म को पावर 4 देंगे, √3 होल रेज टू 4। और गैस अगर सेकेंड टर्म को पावर 4 दिया है तो फर्स्ट टर्म को भी पावर 4 देंगे, क्योंकि टोटल पावर 8 चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट टर्म आ गया जो रैशनल है। फिर प्लस, इसके बाद अभी कौन सा टर्म आएगा? 8c6 वाला। तो 8c6 में अगर यहाँ पे 6 है तो सेकेंड टर्म को हमें पावर 6 देना है, तो ये आ जाएगा √3 होल रेज टू 6, ओके। और फिर फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 2 है तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर, ओके। वापस देखना गाइस, हर एक टर्म का जो सम ऑफ पावर है वो 8 है। यहाँ पे देखो टोटल पावर 8 है, यहाँ पे 6 + 2 टोटल पावर 8 है, यहाँ पे 4 + 4 टोटल पावर 8 है, और यहाँ पे भी 2 + 6 टोटल पावर 8 है। इसके अलावा गाइस देयर इज वन मोर टर्म, वो भी लिख देंगे, प्लस लास्ट टर्म आएगा वो 8c8 वाला, और इसमें फिर ये नंबर 8 है तो सेकेंड टर्म को पावर 8 मिल गया, और अगर सेकेंड टर्म को पावर 8 मिल गया तो फर्स्ट टर्म को कोई भी पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल पावर इसको ही मिल चुका है। तो दिस इज द आंसर। अब कैलकुलेशन गाइस आप एग्जाम में फास्ट में कैसे कर सकते हो? मैंने कल बताया था कि NC0 1 होता है, यानी 8c0 1 होगा, और NCN ये भी 1 होता है, तो 8c8 ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। बाकी फिर 8c2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। और फिर गैस ये कैलकुलेशंस तो बहुत आसान है, जैसे फॉर एग्जांपल √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 raised to 6 जो है वो 64 हो जाएगा, तो वो 64 × 3 ऐसे डायरेक्टली हमें करना है, विच कम्स आउट एज 192। तो बेसिकली कैलकुलेशन आसान है, इन सबको ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो डन विद 2 क्वेश्चंस गाइस, 8 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो। रेहान क्या आप कंफर्म कर सकते हो इफ द वॉइस वाज गुड? Yes, sir. थैंक यू। ओके गाइस, देखो कल से अभी तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 3 कंसेप्ट करे हैं, और मैंने हर क्वेश्चन 2 टाइम्स बताया, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ और सेकंड टाइम हम लोग साथ में लिख रहे हैं। तो जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि हम लोग इसमें आराम से जीत सकते हैं इफ वी
stick to the process of understanding the concept and then doing questions immediately based on that concept. ठीक है, तो guys 13 क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या आप मेरे लिए क्वेश्चन प्लीज रीड कर सकते हो रेहान? Yes, sir. The term independent of x in the expansion of x plus 1 upon x raised to 2 by 3 plus 1 minus x raised to 1 by 3 minus x plus 1 upon x minus x raised to 1 by 2 whole raised to 10 where x is greater than 1 is. कैसे देखो, ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगता है पर एक्चुअली आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मार्क्स ऐप पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया है उन्होंने। यहाँ पे गैस प्लस नहीं चाहिए, ये माइनस चाहिए, तो ये वो सॉल्व होता है। तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। गैस यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 2 by 3 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 1 by 3। तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके देता हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर साथ में लिखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो गैस फर्स्ट टर्म दिया है एक्स प्लस 1 अपॉन x raised to 2 by 3 plus 1 minus x raised to 1 by 3, ये फर्स्ट टर्म है। तो गाइस यहाँ पे मुझे देख के समझ में आ रहा है कि शायद ये क्यूबिक एक्सपांशन है। तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि मैं यहाँ पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x रेज टू 1 by 3 plus 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा x रेज टू 1 by 3 plus 1, और डिनोमिनेटर में भी गाइस मैं लिख दूंगा x रेज टू 1 by 3 plus 1। तो अब है ना गाइस, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये प्रॉपर क्यूबिक एक्सपांशन हो जाएगा। अच्छा, ये किसका क्यूबिक एक्सपांशन हो जाएगा? दिस विल बी द एक्सपांशन ऑफ एक्स क्यूब रेज टू, नहीं, क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब, उसका एक्सपांशन हो जाएगा। इसमें लिख के देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये किसका एक्सपांशन है आपको बताता हूं। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म बना है, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्यूब, यानी x रेज टू 1 by 3, x रेज टू 1 by 3 का क्यूब, ऐसे लिख देता हूं ज्यादा इजी होगा समझने के लिए, प्लस 1 रेज टू 1 by 3 का क्यूब, प्लस 1 रेज टू 1 by 3 का क्यूब। ठीक है गाइस, आई एम प्रीटी श्योर सबको क्लास में a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सपांशन पता होगा, बट आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब? लेट मी राइट दिस हियर। गाइस, a क्यूब प्लस b क्यूब हमेशा क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में गाइस आता है a प्लस b, ये देखो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट? तो ये बेसिक एक्सपांशन है 8th स्टैंडर्ड का, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो एक बार हमें ये एक्सपांशन समझ में आ गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इमेजिन करो कि a की जगह x रेज टू 1 by 3 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ a की जगह क्या है, x रेज टू 1 by 3, और गैस b की जगह है 1 रेज टू 1 by 3। ओके, तो अगर आप a के जगह x रेज टू 1 by 3 करते हो और b के जगह 1 रेज टू 1 by 3, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट बनेगा x रेज टू 1 by 3 प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट बनेगा x रेज टू 2 by 3 माइनस x रेज टू 1 by 3 प्लस 1। आप करके देखना। तो इसका मतलब जब तुम a के जगह x रेज टू 1 by 3 करोगे और b के जगह 1 रेज टू 1 by 3, तो यहाँ पे जो टर्म बनेगा वही गाइस इस क्वेश्चन का यहाँ डिनोमिनेटर है। ये देखो, इस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है वो यही है। अच्छा, लेकिन ये मैंने कैसे लाया? एक्चुअल क्वेश्चन गाइस उन्होंने इतना ही दिया था, अच्छे से देखना, एक्चुअल क्वेश्चन उन्होंने इतना ही दिया था फर्स्ट टर्म में, इतना ही दिया था जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है, इतना ही था। मैंने क्या किया गाइस, एक स्मार्ट वर्क किया, मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू 1 by 3 प्लस 1 कर दिया। मैं यहाँ न्यूमरेटर में भी एक्स रेज टू 1 by 3 प्लस 1 कर दूंगा, और डिनोमिनेटर में भी एक्स रेज टू 1 by 3 प्लस 1 कर दूंगा। तो अब ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस एक्सपांशन, दिस इज नथिंग बट दिस एक्सपांशन व्हेन a is x raised to 1 by 3 and b is 1 raised to 1 by 3। इसका मतलब गाइस इस पूरे टर्म के जगह मैं a क्यूब प्लस b क्यूब लिख सकता हूं, जिसमें a क्या है, x raised to 1 by 3, और b क्या है, 1 raised to 1 by 3। तो बेसिकली गाइस मैं इस पूरे टर्म के जगह सीधा लिख सकता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे क्या बनेगा सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर रहेगा x प्लस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x रेज टू 1 by 3 प्लस 1। ओके, और डिनोमिनेटर में गाइस मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में मैं a क्यूब प्लस b क्यूब कर दूंगा, और a क्यूब प्लस b क्यूब में a का वैल्यू है x रेज टू 1 by 3, तो देखो ये a क्यूब हो जाएगा x रेज टू 1 by 3 का क्यूब, प्लस b क्यूब हो जाएगा 1 रेज टू 1 by 3 का क्यूब। ओके,
ये मेरा पहला टर्म है। पर कैसे अभी आप नोटिस करना, यहाँ 3 और 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल होगा, तो ये x+1 बचेगा। अच्छा, अगर ये x+1 बचा है तो वो x+1 और ये x+1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, डन। तो बेसिकली आपका सिर्फ इतना टर्म बचेगा x⁻⁴ + 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके फर्स्ट टर्म में सिर्फ बचेगा x⁻⁴ + 1। हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा। अब जब मैं क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा ना, तब सेकेंड टाइम भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैंने फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन में देखते हैं सेकेंड टर्म क्या है। तो ये फर्स्ट टर्म हमारा हो गया। सेकेंड टर्म में गैस क्या दिया, चेक कर लेते हैं। सो लेट अस जस्ट चेक। सेकंड टर्म में गैस उन लोगों ने हमें दिया है x+1 अपॉन x⁻⁴ लेकिन गैस यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली वो x-1 ही चाहिए, वो उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वो मैं आपको आराम से सॉल्व करके देता हूँ। तो यहाँ पे गैस देखो, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म तो पूरा सॉल्व कर लिया था, सेकंड टर्म बस अभी सॉल्व कर लेते हैं। यस, फर्स्ट टर्म हमने सॉल्व कर लिया था, अभी सेकंड टर्म सॉल्व करते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है गैस, देखो ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक है, x+1 नहीं x-1 चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या है, x⁻⁴ ठीक है हरो, ये सेकंड टर्म है। हम क्या कर सकते हैं गैस, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है x-1 उसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में x-1 को मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में x-1 को मैं लिख दूंगा √x का स्क्वायर -1 स्क्वायर। बात सेम हो गई। तो न्यूमरेटर में x-1 को मैंने मॉडिफाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में गैस क्या करेंगे, √x को कॉमन लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, √x को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √x-1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में से √x कॉमन निकला, और न्यूमरेटर में मैंने x-1 को मॉडिफाई करके लिखा। अब ये a² - b² का फॉर्मूला हो गया, और इन दोनों के बीच में आई थिंक माइनस साइन है, या प्लस साइन है, चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, करेक्ट, इन दोनों के बीच में माइनस साइन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये a² - b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ बीच में माइनस साइन है। न्यूमरेटर में आएगा a - b a+b, तो √x-1 इंटू √x+1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है √x इंटू √x-1। अब कैसे √x-1 कैंसिल हो गया, डन। फिर बचा क्या, √x+1 अपॉन √x। अब √x+1 अपॉन √x में डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो आपका इवेंचुअल इक्वेशन पता है क्या बनेगा, इवेंचुअल इक्वेशन बनेगा x⁻⁴ + 1। ये फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन था गाइस, ये फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफिकेशन माइनस सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन, यहाँ डिनोमिनेटर सेपरेट करके और ये माइनस साइन को ब्रैकेट में ओपन करके मुझे बचेगा 1 - 1 अपॉन √x। और गैस होल पावर उन्होंने 10 दिया है। बेस्ट पार्ट क्या हुआ, ये +1 और -1 कैंसिल। तो एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन इतना ही है, x⁻⁴ -1 अपॉन x⁻½ ही कर देता हूं क्योंकि स्क्वायर रूट है, ⁻10। गैस ये आपका क्वेश्चन है। अब उन्होंने बोला है कि इसमें ऐसा टर्म बताओ जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इसमें ऐसा टर्म ढूंढना है जो x का वैल्यू या फिर x का टर्म नहीं रखता अपने आप में। तो फिर गैस इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वो जनरल टर्म लिख देंगे ना। जनरल टर्म क्या होगा, tr+1। तो व्हाट विल बी tr+1, ncr मतलब 10cr। और ये पावर किसको मिलता है, ये पावर हमारे सेकेंड वाले टर्म को मिलता है। तो सेकेंड टर्म क्या है, -1 अपॉन x⁻², ठीक है। और इसको पावर क्या मिलेगा, r। और फर्स्ट टर्म क्या है, x⁻⁴, तो इसको पावर क्या मिलेगा गैस, इसको पावर मिलेगा बचा हुआ पावर। तो बचा हुआ पावर कितना होगा, 10 - r, क्योंकि टोटल पावर 10 चाहिए, तो बचा हुआ पावर 10 - r। तो ये मेरा जनरल टर्म है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो x के टर्म्स आए हैं वो नहीं आने चाहिए। वहां पे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अपने को x नहीं चाहिए। तो अब यहाँ x का ओवरऑल पावर क्या है देखते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे x का ओवरऑल पावर निकालूं तो यहाँ पे पावर बनेगा 10 - r अपॉन 3। एंड गाइस यहाँ पे पावर बनेगा r/2 इन द डिनोमिनेटर। तो ओवरऑल x का पावर क्या बनेगा पता है, यहाँ पे टर्म बन जाएगा 10cr। मैं x के टर्म को साथ में लिख देता हूँ, 10cr। और यहाँ पे x का पावर देखो ओवरऑल क्या बनेगा, 10 - r अपॉन 3, 10 - r अपॉन 3, 10 - r अपॉन 3। और यहाँ पे r/2 डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में -r/2। गाइस ये ओवरऑल पावर बना x का। और यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो वो -1⁻r अलग से लिख देता हूँ, ऐसे ही बस, ये ऐसे ही बस मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ कि सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट हो। तो ये आपके x का पावर आ गया।
अब गाइस वो क्या बोल रहे हैं, दिस टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। तो ये 0 होना चाहिए, तो मेरे को आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर 10 माइनस आर अपॉन 3 माइनस आर अपॉन 2 माइनस आर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करने का, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो 20 इज इक्वल टू 5r, तो r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। कैसे एक बार मुझे r का वैल्यू 4 मिल गया, तो r का वैल्यू 4 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो पक्का से गैस ये x रेस टू 0 हो जाएगा, ये x रेस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रेस टू 4 हो जाएगा, तो वो 1 हो गया, और यहाँ 10c4 बचेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा पता है, मेरा फाइनल आंसर आएगा 10c4 x रेस टू 0 और -1 रेस टू 4। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 10c4 से जो भी आंसर आएगा गैस, चलो सॉल्व करते हैं। क्या होता है 10c4, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और x रेस टू 0 1 हो गया, और -1 रेस टू 4 भी 1 हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करो तो जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर है। गैस ये हमने फर्स्ट अटेम्प्ट करा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही मस्त टॉप क्वालिटी क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको मैं कल से। और हमने लेक्चर्स भी अपग्रेड किए हैं कि हम ऑन द स्पॉट ही थ्योरी करके तभी का तभी क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। और गैस मैथ्स आपका बहुत इंप्रूव होगा अगर आपने हर क्वेश्चन में ध्यान दिया। यहाँ तक क्लियर है गैस, तो यस लिख दो। बाय चांस ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अभी सेकंड अटेम्प्ट करते हैं ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो गैस लिखो मेरे साथ, रियली टॉप क्वालिटी क्वेश्चन गैस। सब लोग है ना यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या है वो लिख दो। ऊपर है x+1 डिवाइडेड बाय, नीचे है x⁻²/3 +1 माइनस x⁻⁴ गाइस ये क्वेश्चन है, और आगे है माइनस, और यहाँ पे गाइस उन्होंने मार्क्स ऐप पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, x-1 चाहिए, उन्होंने गलती से x+1 लिखा है। तो आप लिखो x-1 अपॉन डिनोमिनेटर में है x-√x, ओके, एंड गाइस होल रेस टू 10 है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। तो गाइस हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है x⁻⁴ + 1 से। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या होगा देखना, ये x+1 को एज इट इज लिखो, दिस x+1 विल बी एज इट इज, और यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे x⁻⁴ + 1 से। तो x⁻⁴ + 1 से मल्टीप्लाई किया, और गैस मैं इस टर्म से डिवाइड भी करूंगा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या टर्म है वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x⁻² + 1 माइनस x⁻⁴ एंड गाइस दूसरा मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो आएगा x⁻⁴ + 1, और उसको 1 को 1⁻⁴ लिख देता हूँ। अब गाइस आप नोटिस करना कि जो मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं 2 टाइम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका मैथ्स एकदम अमेजिंग हो जाए। कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में देख लिया था गाइस कि दिस इज नथिंग बट a³ + b³। ये a³ + b³ का एक्सपांशन है, जिसमें a और b क्या है वो चेक करते हैं। a होगा x⁻⁴ और b होगा 1⁻⁴। ओके, और इसके अलावा गाइस बीच में साइन क्या है, माइनस है, करेक्ट। और फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसमें ऊपर जो x-1 है, इसमें x-1 को हम लिखेंगे √x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो वो x-1 को मॉडिफाई करके लिखो √x का स्क्वायर -1 स्क्वायर, दिस इज न्यूमरेटर, ओके दिस इज न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर में गाइस क्या करो, इसमें से √x कॉमन ले लो, इसमें से √x कॉमन ले लो। तो √x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा √x -1, ओके, एंड गाइस होल रेस टू क्या हो जाएगा, होल रेस टू 10। ठीक है, तो हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस मैंने जैसा बताया था ये a³ + b³ का एक्सपांशन है, जिसमें a का वैल्यू है x⁻⁴ और b का वैल्यू है 1⁻⁴। तो अगले स्टेप में न्यूमरेटर को सेम लिखो x+1, दूसरे ब्रैकेट में x⁻⁴ + 1, और डिनोमिनेटर में गाइस ये a³ + b³ के फॉर्म में लिख दो, तो वो आएगा x⁻⁴ का क्यूब प्लस 1⁻⁴ का क्यूब। गाइस बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में 3 और 3 है, मतलब पावर में, वो कैंसिल होगा, क्योंकि ये 1/3 है और ये 3 है, तो ये 3 कैंसिल होगा, ये भी 3 कैंसिल होगा, तो बचा क्या, x+1 बचा। अच्छा गाइस क्योंकि x+1 बचा है, तो ये x+1 पूरा इसके साथ कैंसिल करते हुए दिखाओ, हो गया, ये इतना सिंपल हो गया। अच्छा, और आगे वाले टर्म में क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे साइन क्या था, माइनस था। अब यहाँ पे क्या है गाइस, चेक करते हैं। यहाँ पे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी, यानी हम लिखेंगे रूट एक्स माइनस वन, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी रूट एक्स प्लस वन। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है रूट एक्स इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है रूट एक्स माइनस वन। ओके, और गाइस देखो इसका होल पावर क्या है, इसका होल पावर इज 10। अब लिखते जाना। अब गाइस देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म में ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी रूट एक्स माइनस वन देखो कैंसिल हो जाएगा। डन। तो बचा क्या, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स बचा। तो अब यहाँ पे बस ब्रैकेट ओपन कर दो। तो यहाँ है एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन, यहाँ है एक्स रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन, और गैस यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ बचा है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। तो वो डिनोमिनेटर सेपरेट करो और ये माइनस के साथ वो ब्रैकेट ओपन करो, तो आएगा माइनस वन अपॉन रूट एक्स, एंड गैस होल पावर क्या है 10। देखो सेकेंड टाइम करते समय हमेशा क्वेश्चन इजी लगेगा। अब ये वन और माइनस वन कैंसिल हुआ, ठीक है। तो गैस व्हाट इज द इवेंचुअल क्वेश्चन दैट विल बी लेफ्ट विद, आई होप आपने लिखा है। ये क्वेश्चन आपका बचेगा एक्स रेस टू वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू हाफ होल रेस टू 10। गैस ये हमारा आंसर बचा है। तो अब गैस इसका एक्सपांशन हमें करना है, पर उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यहाँ पे लिख देना टी आर प्लस वन का वैल्यू। उन्होंने बोला है ऐसा टर्म निकालो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो टी आर प्लस वन क्या होता है, पहले हम लिखते हैं एनसीआर। तो एन है 10, तो लिखो 10CR। फिर मैंने क्या बताया था, ये वाला जो नंबर है वो इस सेकेंड टर्म का पावर हो जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू हाफ होल रेस टू आर। और जो फर्स्ट टर्म है उसको बचा हुआ पावर मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स रेस टू वन बाई थ्री। अच्छा, तो इसको पावर क्या मिलेगा, इसको पावर मिलेगा 10 माइनस आर। तो बेसिकली आपका ये टी आर प्लस वन का इक्वेशन बन गया। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या सब लोग ऐसा लिख देना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब ऐसा टर्म जिसमें एक्स का पावर जीरो हो जाए, ताकि वहां पे एक्स का टर्म दिखाई ना दे। तो इसका मतलब गैस यहाँ पे जो भी एक्स का ओवरऑल पावर आएगा वो हमारे को जीरो करना है। तो क्या आएगा टी आर प्लस वन का इवेंचुअल आंसर, टी आर प्लस वन आ जाएगा 10CR। और फिर गैस एक्स का पावर यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस आर अपॉन थ्री, और यहाँ एक्स का पावर हो जाएगा r बाई टू, पर वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लिखेंगे तो माइनस आर बाई टू होगा। तो बेसिकली गैस एक्स का ओवरऑल पावर आएगा लिखना 10 माइनस आर अपॉन थ्री माइनस आर बाई टू। ये एक्स का आपका ओवरऑल पावर आ गया। अच्छा, इस सब के अलावा एक और टर्म है, मिस मत करना, यहाँ माइनस वन भी है, तो माइनस वन रेस टू आर ये भी बचेगा। ये बस आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। तो माइनस वन रेस टू आर भी बचा है। तो दिस इज माई टी आर प्लस वन का सिंप्लीफिकेशन। अब उन्होंने क्या बोला है, टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कि यहाँ एक्स का जो पावर है इसको जीरो करना है। अच्छा, इसको जीरो करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, मैं इसको कलर से लिख देता हूं, 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई थ्री, 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई थ्री माइनस आर बाई टू शुड बिकम इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो इसको सॉल्व करके गैस अपने को आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू आती है 4। आप करके देखना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक बार हमें आर का वैल्यू 4 मिल गया, तो बस इसमें आर का वैल्यू 4 डाल दो तो आपका आंसर आ गया। अच्छा, तो आपको एक्चुअली T4 नहीं T5 का वैल्यू मिलेगा, और T5 का ही वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि हमें वो टर्म निकालना है जिसमें x का पावर जीरो है। तो x का पावर जीरो कब हो रहा है, जब r का वैल्यू 4 है। तो वो T5 इक्वल टू हो जाएगा 10C4, x रेस टू जीरो आया और माइनस वन रेस टू 4। फिर गैस इसका जो भी आंसर है वो आप निकाल सकते हो। 10C4 को बोलेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 4 6 होता है, तो नीचे 6 फैक्टोरियल, x रेस टू जीरो 1 होता है, और माइनस वन रेस टू 4 भी 1 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर। गैस सबको 100% तीनों क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिखना। हम बहुत ही टॉप क्वालिटी वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं कि यार हाँ कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो, पर गैस देखो सिर्फ 3 क्वेश्चन के बाद ये अज्यूम करना कि आप परफेक्ट हो गए, ये भी गलत है। तो मैं इसीलिए हर कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चंस करवाने का ट्राई करा रहा हूँ। कल भी मैंने 10 क्वेश्चंस किए पॉइंट नंबर 1 पे, और आज पॉइंट नंबर 2 और 3 पे भी 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। क्या आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 14 रीड करने में हेल्प कर सकते हो रेहान? Yes, sir. हाँ, और रेहान वॉइस ठीक से आ गई थी पूरे लेक्चर में अभी तक? Yes. चलो थैंक यू। रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 14। The least value of n for which the number of integral
terms in the binomial expansion of cube root of 7 plus 11 raised to 1 by 2 raised to n is 183 is. ओके, तो बेसिकली गाइस यहाँ पे उन्होंने ना हमें एक्सपांशन क्या दिया देखना, उन्होंने बोला है क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 12th रूट ऑफ 11 है एंड होल पावर 11 दिया है, एंड उन्होंने बोला है ऐसे नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स जो हैं वो है 183। तो रैशनल टर्म्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको आज के दिन का सबसे इजी लग सकता है, और ये क्वेश्चन शायद हमारा 5 मिनट में हो जाएगा, 2 बार 5 मिनट में हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, उन्होंने एक्सपांशन किसका दिया है, क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 12th रूट ऑफ 11 और होल रेज टू 11 दिया है शायद, एक बार कंफर्म करता हूँ गाइस क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 12th रूट ऑफ 11 होल रेज टू 11 बराबर है गाइस। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स मतलब रैशनल टर्म्स वो 183 है। तो गाइस कब यहाँ पे टर्म्स रैशनल बनेंगे, जब इसका पावर मल्टीपल ऑफ 12 आ जाए या तो इसका पावर 0 आ जाए। अच्छा, तो इसका पावर 0 कब होगा, इसका पावर 0 होगा जब इसको पूरा का पूरा पावर मिल जाए। अच्छा गाइस, मुझे लग रहा है शायद होल पावर 11 नहीं है, होल पावर शायद हमारे को n दिया है, सॉरी इट इज नॉट 11 इट इज n, एक्चुअली हमारे को n निकालना है, करेक्ट है, सो सॉरी दिस इज नॉट 11 दिस इज n, और n ही निकालना है कि n कितना होना चाहिए। ओके, तो गाइस वापस से देखना, इसमें रैशनल नंबर्स कब बनेंगे, ये रैशनल नंबर्स तब बनेंगे जब इसका पावर मल्टीपल ऑफ 12 आ जाए और या तो फिर इसका पावर 0 आ जाए। ठीक है, क्यों बताता हूं, क्योंकि जब इसका पावर मल्टीपल ऑफ 12 होगा तो इसके जो पावर होंगे वो भी अगर 12 के टेबल में ही आ रहा है या फिर 3 के टेबल में आ रहा है तो ये भी रैशनल होगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि अगर n मल्टीपल ऑफ 12 है तो वो पक्का मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ये रैशनल बनेगा तब अपने आप ये रैशनल बन जाएगा, बिकॉज इसको रैशनल बनने के लिए पावर मल्टीपल ऑफ 12 चाहिए और इसको रैशनल बनने के लिए पावर मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। फिर से स्टार्टिंग से बोलता हूँ गाइस, उन्होंने क्या बोला है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स जो है वो 183 है, ऐसा उन्होंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 183 है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये रैशनल कब बनेगा, जब इसका पावर मल्टीपल ऑफ 12 आ जाए या तो इसका पावर 0 आ जाए, और अगर तुम्हारा ये मल्टीपल ऑफ 12 है तो वो अपने आप मल्टीपल ऑफ 3 तो है ही। तो इसका मतलब जब जब ये रैशनल बनेगा तब तब ये भी रैशनल बनेगा। तो इसका मतलब मुझे बस सिंपली एग्जाम में क्या करना चाहिए, फास्ट में मुझे निकालना चाहिए एलसीएम ऑफ 3 and 12, क्योंकि इसका पावर है 1/3, इसका पावर है 1/12, तो आई नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 12। अच्छा, व्हाट विल बी एलसीएम ऑफ 3 and 12, एलसीएम ऑफ 3 and 12 विल बी इक्वल टू 12, करेक्ट। तो बेसिकली मेरे को ये देखना है कि n शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 12, तो n शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 12 एंड टोटल मेरे को 183 टर्म्स चाहिए। तो पहला टर्म तो फिक्स है जिसमें पूरा का पूरा पावर इसको मिलेगा और इसका पावर 0 होगा, तो वो पहला टर्म फिक्स है। सेकंड टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 12 आ जाए, थर्ड टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 24 आ जाए, फोर्थ टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 36 आ जाए, मतलब मल्टीपल ऑफ 12 जाते जाना है। तो सेकंड टर्म में इसका पावर आएगा 12, थर्ड टर्म में इसका पावर आएगा 24, फोर्थ टर्म में इसका पावर आएगा 36। मतलब मैं वो वाले टर्म्स बोल रहा हूँ सिर्फ जो रैशनल वाले हैं, तो फोर्थ रैशनल टर्म ऐसा बोलना सही है। फिफ्थ रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 48 होगा। तो 183rd रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 182 इंटू 12 होगा। इसका मतलब मैं यहाँ बोलूंगा देयरफॉर n शुड बी इक्वल टू, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 182 इंटू 12। इससे जो भी आंसर आएगा गाइस वो फाइनल आंसर है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 182 इंटू 10 1820 होता है, एंड 182 इंटू 2 ये 364 होता है। 1820 प्लस 364 तो ये आ जाएगा 2184। गाइस ये मेरा फाइनल आंसर है, हो गया, n का फाइनल आंसर आ गया। गाइस देखो, आप बोलोगे इतना फास्ट सर आपने कैसे करा, वापस से बताता हूँ। इसमें टर्म्स बहुत सारे होंगे, मेरे को बस रैशनल टर्म्स चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, टोटल रैशनल टर्म्स, यहां लिख देता हूँ गाइस, टोटल रैशनल टर्म्स 183 दिए हैं। गाइस टोटल रैशनल टर्म्स उन्होंने कितने दिए हैं, 183। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस, इतना ही क्वेश्चन था कि यार टोटल रैशनल टर्म्स 183 हैं, तो मुझे पता है कि ऐसा टर्म
जिसमें इसका पावर मल्टीपल ऑफ 12 हो, वो रैशनल होगा। और जब इसका पावर मल्टीपल ऑफ 12 होगा तब अपने आप ये रैशनल बन ही जाएगा, बिकॉज अगर आपका ये मल्टीपल ऑफ 12 है तो वो मल्टीपल ऑफ 3 तो है ही। तो मैंने इसीलिए एलसीएम निकाला। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 12? इट इज 12। तो मुझे बस 12 के मल्टीपल्स देखने हैं, मतलब पावर में मेरे को 12 का मल्टीपल चाहिए। तो पहला रैशनल टर्म कौन सा होगा गाइस? पहला रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 0 है और पूरा पावर इसको मिल गया। दूसरा रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 12 है और बचा हुआ पावर इसको मिला। फिर तीसरा रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 24 है और बचा हुआ जो पावर है वो इसको मिला। फोर्थ रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 36 है। तो आप देखना, फोर्थ रैशनल टर्म में पावर इसका कितना है? 36, मतलब 12 इंटू 3। और फिफ्थ रैशनल टर्म कौन सा होगा? जिसमें इसका पावर 48 है। तो फिफ्थ रैशनल टर्म वो है जिसमें इसका पावर 48 है, मतलब 12 इंटू 4। तो 183rd रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 182 इंटू 12 होगा, बिकॉज एक नंबर कम चल रहा है। जैसे देखो, सेकेंड रैशनल टर्म में इसका पावर है 12, मतलब 12 इंटू 1। थर्ड रैशनल टर्म में इसका पावर है 24, मतलब 12 इंटू 2। तो थर्ड रैशनल टर्म में पावर 12 इंटू 2 चाहिए। तो 183rd रैशनल टर्म में पावर चाहिए 12 इंटू 182। तो ये पावर चाहिए 12 इंटू 182 और वहां पे स्टॉप हो जाना चाहिए, वही लास्ट चाहिए, क्योंकि टोटल रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स 183 चाहिए था, तो ये लास्ट रैशनल टर्म था। तो मेरा n का वैल्यू है 182 इंटू 12, तो आंसर इज 2184। तो गैस ये हमारा कंसेप्ट है। अब इसको ऑफिशियली लिखते हैं, गैस सब लोग लिखना। उन्होंने बोला है कि एक्सपांशन किसका, गैस प्लीज लिखना, क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 12th रूट ऑफ 11 होल रेस टू n। और यहां लिख दो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू 183। तो गाइस यहाँ पे सिली मिस्टेक सिर्फ क्या हो सकती है आपको बताता हूँ। एक ही चीज मिस्टेक हो सकती है कि कोई एग्जाम में जल्दबाजी में क्या कर दे, वो ये देखेगा कि अरे इसका पावर 1/3 है और इसका पावर 1/12 है, तो गलती से फिर एलसीएम ऑफ 3 एंड 12 कोई 36 ना ले ले। 36 नहीं होगा गाइस, एलसीएम ऑफ 3 एंड 12 12 ही होगा। वो एक मिस्टेक हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक, लोग क्या करेंगे 183 इंटू 12 कर देंगे। नहीं गाइस, 183 इंटू 12 नहीं करना है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि पहला रैशनल टर्म वो है जिसमें इसका पावर 0 होगा। दूसरा रैशनल टर्म वो है जिसमें इसका पावर 12, यानी कि 12 इंटू 1 होगा। तीसरा रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 24, यानी 12 इंटू 2 होगा। फोर्थ रैशनल टर्म वो होगा जिसमें इसका पावर 36, यानी 12 इंटू 3 होगा। तो देखो एक नंबर कम चल रहा है कि फोर्थ रैशनल टर्म में इसका पावर 12 इंटू 3 चल रहा है। तो 183rd रैशनल टर्म में इसका पावर 12 इंटू 182 होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख दो एलसीएम ऑफ 3 एंड 12 इज इक्वल टू 12। तो हमें 12 के मल्टीपल चाहिए, ये आपको समझना था। और लिख दो देयरफॉर n आ जाएगा 12 इंटू 182। अच्छा, व्हाट इज 12 इंटू 182? आई थिंक मैंने ओरली कैलकुलेट करा था, शायद बराबर था। इट इज 2184। तो ये आपका फाइनल आंसर। सबको क्लियर है गाइस? तो यस लिखना। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन इजीली भी हो जाता है, रीजन बीइंग कि उसमें बस आपको सिंपल कंसेप्ट आना चाहिए कि रैशनल कैसे होता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड गाइस। हमारे अभी आज 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। मूविंग अहेड टू द फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस चैप्टर। ओके यस, रेहान प्लीज मेरे को वापस से हेल्प कर देना, क्वेश्चन नंबर 15 रीड करना। Suppose A and B are the coefficients of 30th and 12th term respectively in the binomial expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. If 2a is equal to 5b, then n is equal to. गैस देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है 30th एंड 12th टर्म, तो मतलब मेरे को T30 निकालना है और मुझे T12 निकालना है। तो गैस आपको याद है, अगर हम T30 निकाल रहे हैं तो R का वैल्यू 30 नहीं होगा, R का वैल्यू 29 होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे NCR जब मैं लिखूंगा तो यहाँ R का वैल्यू 29 है, पर मैं N नहीं लिख सकता। यहाँ पे एक्सपांशन क्या दिया है गैस? एक्सपांशन दिया है 2n-1, मतलब पावर जो है वो 2n-1 है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2n-1 लिखा है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट? What is the coefficient of the 30th term? The answer is 2n-1 C29। एक और बार एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि यहाँ पे T12 भी है, तो एक और बार एक्सप्लेन हो जाएगा। गैस जब मैं 12 टर्म निकालूंगा T12, तो R का वैल्यू 12 नहीं होगा, R का वैल्यू 11 होगा। और हम कोएफिशिएंट में क्या लिखते हैं? NCR।
तो r का वैल्यू देखो 11 है, पर मैं n नहीं लिख सकता, n की जगह मेरे को 2n-1 लिखना है, क्योंकि इसके एक्सपांशन का जो पावर है वो n नहीं है, इसके एक्सपांशन का पावर है 2n-1। तो बेसिकली 38 टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो ये होगा, और 12 टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो ये होगा। अब गाइस उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 2a इज इक्वल टू 5b, तो बस ये a का वैल्यू डाल देंगे। क्या था a का वैल्यू? 2n-1 c29, और b का वैल्यू क्या है? 2n-1 c11। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब गैस जो कल के लेक्चर में किया था वो करना है, बस डेफिनेशन यूज करना है। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? 2n-1 c29 का डेफिनेशन, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिखना है, तो 2n-1 फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे लिखना है 29 फैक्टोरियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2n-1 माइनस 29, 2n-30 फैक्टोरियल ये नीचे लिखना है। ठीक है, वैसे गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये 2n-1 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिखेंगे, 11 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, और जब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n-12 बचेगा, तो उसका फैक्टोरियल हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। अब गाइस ये हमारा आंसर है। अब इसमें गाइस ये और ये आप कैंसिल करो, ठीक है, और बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब गाइस ये इक्वेशन देख के डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है कि n का आंसर क्या है। क्यों बताता हूं, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल है, और ये 2/5 है। तो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो ये 2 का 12 हो जाएगा, करेक्ट, और ये 5 का हो जाएगा 30। तो व्हाट इज 12 इंटू 11 फैक्टोरियल? 12 इंटू 11 फैक्टोरियल हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज 30 इंटू 29 फैक्टोरियल? वो हो जाएगा 30 फैक्टोरियल। तो अब मेरे को 12 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल आंसर चाहिए। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल कैसे आएगा? जब n का वैल्यू यहाँ पे 21 होगा। करके देखो, 2 इंटू 21, 42 माइनस 30, 12 फैक्टोरियल, 2 इंटू 21, 42 माइनस 12, 30 फैक्टोरियल, तो बराबर है, आंसर आ गया। तो बेसिकली n इज इक्वल टू 21। गैस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको देखो धीरे धीरे अभी ये इजी लग रहा होगा, जब हमने स्टार्ट किया तब आपको लग सकता है कि हाँ यार कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर कुछ कुछ डेवलप करने में टाइम लग रहा है, पर अभी आपको इजी लगेगा। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्वेश्चन को 3 बार कर लेते हैं, बिकॉज इसमें हमको ज्यादा लिखना नहीं पड़ा। तीसरे बार अपन लिख के करते हैं। जैसे उन्होंने क्या बोला था कि कोइफिशिएंट ऑफ 30th टर्म ए है एंड कोइफिशिएंट ऑफ 12th टर्म बी है। तो T30 में R का वैल्यू 29 होता है, तो हम कोइफिशिएंट में लिखते हैं NCR। तो R के जगह मैंने 29 लिख दिया, पर n के जगह कुछ अलग है, इसमें एक्सपांशन में पावर 2n-1 है, तो यहाँ 2n-1 लिखना पड़ेगा, और R के जगह मैंने लिखा 29। सेम गाइस T12 में क्या करूंगा, n के जगह 2n-1 लिखूंगा, और R के जगह यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर बस मेरे को ये इक्वेशन दिया है 2a इज इक्वल टू 5b, तो a का वैल्यू डाल दिया मैंने, b का वैल्यू डाल दिया, और अब डेफिनेशन यूज किया जो हम कल कर रहे थे, कि इसको लिखेंगे 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल अपॉन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n-30 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे भी 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, और अपॉन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n-12 फैक्टोरियल आएगा। फिर गाइस यहाँ न्यूमरेटर में 2n-1 फैक्टोरियल दोनों तरफ कैंसिल हो गया, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक पहुंच गए। फिर अब यहाँ पे इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो 6 कर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 हो गया, ये 30 हो गया। फिर गाइस 12 इंटू 11 फैक्टोरियल कितना होता है? 12 इंटू 11 फैक्टोरियल होता है 12 फैक्टोरियल, एंड 30 इंटू 29 फैक्टोरियल कितना होता है? 30 फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर चाहिए 12 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल। ये कब आएगा? जब यहाँ n का वैल्यू मैं 21 डाल दूंगा, वो ट्रायल एंड एरर से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलो गैस इसको भी लिखते हैं, आज का 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाला है, फिर हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, तो दिस वाज द 5th क्वेश्चन ऑफ टुडे। लेट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस चैप्टर ओवरऑल। गैस उन लोगों ने हमें जो एक्सपांशन दिया है उसमें पावर 2n-1 है। पहले देखते हैं कि एक्सपांशन कौन से टर्म्स का है। आई थिंक 1 प्लस एक्स दिया था, एक बार बस मैं कंफर्म कर लेता हूं सो दैट वी कैन जस्ट राइट दैट डाउन। यस गाइस 1 प्लस एक्स दिया है, यस, तो 1 प्लस एक्स रेज टू 2n-1। ओके, प्लीज राइट डाउन गाइस, 1 प्लस एक्स रेज टू 2n-1। गाइस नोटिस करना, इसका पावर n नहीं है, इसका पावर 2n-1 है। तो जब मैं T30 का कोएफिशिएंट लिखूंगा तो T30 का कोएफिशिएंट होना चाहिए NCR।
पर n की जगह 2n-1 है, तो मैं लिखूंगा 2n-1 c और r की वैल्यू है 29, तो गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ऐसे स्टूडेंट्स अब मैं लिखूंगा T12 में वापस मैं लिखूंगा NCR, पर n की जगह 2n-1 है और r की जगह 11 है, तो C11 एंड गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब मुझे a और b मिल गया, आई होप आप लिखते जा रहे हो। अब उन्होंने बोला है 2a इज इक्वल टू 5b, तो बस हम लोग को अभी ये इक्वेशन में a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो a की वैल्यू हम लिख देंगे 2n-1 c 2n-1 c29 एंड b की वैल्यू गाइस क्या है 2n-1 c11। अब हम डेफिनेशन यूज करेंगे, तो क्या था डेफिनेशन गाइस, बस फैक्टोरियल लिखने को आना चाहिए, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 29 फैक्टोरियल। और गैस दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n-30 आ जाएगा, तो नीचे 2n-30 फैक्टोरियल भी लिखना है। और आरएचएस में गैस ऐसे सेम चीज करनी है, 5 इंटू वापस वही ऊपर लिखेंगे 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n-12 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, डन। फिर गैस अब यहाँ पे दोनों तरफ 2n-1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में कैंसिल करो और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ ही जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके गैस आपको मिलेगा 2/5 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n-30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-12 फैक्टोरियल। अब गैस वो स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 6 किया, फिर ये 12 इंटू 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल हुआ, और 30 इंटू 29 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल हुआ। तो वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल मैथ्स है, सीधा लिख दो देयरफॉर n इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन डन। ओके, तो गैस हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए, लेट्स कीप मूविंग अहेड। जैसे 2 आवर्स कंप्लीट होंगे मैं लेक्चर क्लोज कर दूंगा। मेरा टारगेट है कि इफ वी कैन डू 10 क्वेश्चंस टुडे, बट अभी गैस हमारे पास टाइम सिर्फ 20 मिनट्स बचे हैं। 20 मिनट्स में हो गया तो ठीक है, नहीं तो जितने क्वेश्चंस होंगे वहां पे क्लोज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस, तो यस लिख दो। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके, तो अभी 5 क्वेश्चंस डन है, 6 क्वेश्चन करते हैं आज का। यस, रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 16। For some n is not equal to 10, let the coefficients of the fifth, sixth, and seventh term in the binomial expansion of 1 plus x raised to n plus 4 be in AP, then the largest coefficient in the expansion of 1 plus x raised to n plus 4 is. गैस देखो, ये है ना, हमने इस टाइप का क्वेश्चन कल भी किया था कि उन्होंने 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए थे। आज उन्होंने सीधा बता दिया है कि T5, T6 और T7 ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो गैस T5 में कोएफिशिएंट क्या होगा, T5 मतलब R की वैल्यू 4 होगी, तो इसीलिए देखो हम NCR लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने R की जगह 4 लिखा है, पर गैस यहाँ N की जगह N+4 है, क्योंकि देखो गैस यहाँ पे जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन में पावर N+4 है, तो क्योंकि पावर N+4 है तो यहाँ N+4 लिखा, और R की वैल्यू गैस 4 थी, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ये हमारे T5 का वैल्यू है। ऐसे T6 में R का वैल्यू 5 होगा, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, और यहाँ ऊपर आ गया आपका N+4, सेम लॉजिक। और T7 में R का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया, और ऊपर जो पावर है वो लिखते हैं तो वो N+4, तो ये T5, T6 और T7 आ गया। अब ये तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब मिडल नंबर शुड बी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि अगर 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो मिडल नंबर इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। अब गाइस ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और T6 का जो वैल्यू है उसको बस एक्सपांड कर देंगे, मतलब कि T6 का वैल्यू क्या है N+4C5, तो इसको डेफिनेशन के हिसाब से एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा N+4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो N-1 फैक्टोरियल बचेगा। तो देखो N+4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और सब्ट्रैक्ट करके N-1 फैक्टोरियल बचा, तो गाइस ये हमारा LHS आ गया। अब RHS में क्या होगा ये, अच्छा और देखो ये 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना, वो 2 नंबर भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। ओके, अब ये T5 का वैल्यू, अच्छा तो T5 का वैल्यू क्या था, ये था। अब इसका एक्सपांशन क्या होगा N+4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन
सब्ट्रैक्ट करके n फैक्टोरियल आएगा। तो देखो n+4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और सब्ट्रैक्ट करके वो n फैक्टोरियल भी नीचे आया। और गाइस ऐसे ही ये t7 का वैल्यू है, तो t7 का वैल्यू क्या होगा, n+4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन, सब्ट्रैक्ट करोगे तो n-2 फैक्टोरियल नीचे बचेगा। अब गाइस एग्जैक्टली ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कल भी हुआ था, और इस स्टेप पे आके हमने स्मार्ट चीज करी थी, वही सेम स्मार्ट चीज आज भी करेंगे। क्या स्मार्ट चीज करनी है आपको बताता हूँ। ये 5 फैक्टोरियल को लिखना है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल को लिखना है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो सब जगह वो कॉमन कैंसिल हो जाएगा। और गैस ऐसे ही फिर n-1 फैक्टोरियल को लिखना है n-1 इंटू एक नंबर कम n-2 फैक्टोरियल, और वैसे ही इसको लिखना है n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। मतलब गैस इसको एक नंबर कम करके फैक्टोरियल करना है, और इसको दो नंबर कम करके फैक्टोरियल करना है। ऐसा क्यों, ताकि सब जगह n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो जब आप ये एग्जीक्यूट करते हो तो उसके बाद आपके पास बस इतना सा इक्वेशन बचेगा। और गैस इस इक्वेशन में आप देखना सब जगह क्या कैंसिल होगा, सब जगह 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ठीक है, और सब जगह क्या कैंसिल होगा, n-2 फैक्टोरियल भी कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा सिंपल इक्वेशन आएगा, आप सिंपल एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनता है। इस क्वाड्रेटिक के दो आंसर आते हैं, n=3 एंड n=10। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि n इज नॉट इक्वल टू 10, तो करेक्ट आंसर है n=3। अब उन्होंने फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला था गैस, उन्होंने बोला था फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म। तो कल मैंने सिखाया था ना गैस कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होता है। अगर आपका n का वैल्यू 3 है तो वो n+4 कितना हो जाएगा, 7। तो 7c कितना लिखूंगा इस ग्रेटेस्ट टर्म के लिए, कल सिखाया था इसको डिवाइड बाय 2 करने का। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3.5 होगा। तो 3.5 के आगे या पीछे वाला इंटीजर कुछ भी लिख दो, मतलब 7c3 भी बराबर आंसर है, 7c4 भी बराबर आंसर है। तो देखो मैंने ग्रेटेस्ट टर्म में क्या लिखा है, 7c4, और उसका आंसर 35 आता है। वो सॉल्व कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, उससे आपका 35 आंसर आ जाएगा। तो गैस अब आपको धीरे धीरे इजी लगना चालू हो रहा होगा, और कल हमने क्योंकि इस टाइप का किया था तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहेगा कि हाँ ये एपी वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो चलो अब इसको ऑन पेपर करते हैं, सब लोग मेरे साथ लिखना क्वेश्चन नंबर 16। गैस एक्सपांशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। सो आई थिंक द एक्सपांशन इज 1 + x रेज टू n+4। सब लोग लिखना 1 + x रेज टू n+4, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, T5 T6 और T7 एपी में है, तो T5 का कोएफिशिएंट लिखो। T5 का कोएफिशिएंट आएगा n+4 C4, क्योंकि देखो अगर T5 है तो R का वैल्यू 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे हम पावर लिखते हैं, पावर कितना है n+4। अच्छा ऐसे ही T6 लिखो, क्या आएगा T6 n+4 C5। यहाँ पे 5 क्यों लिखा है, क्योंकि R का वैल्यू 5 है। और ऐसे T7 में R का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो n+4 C6। अब हमें T5 T6 और T7 तीनों मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये तीनों नंबर्स एपी में है, तो यहाँ लिख देना ऑल दीज 3 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब कैसे आपको लिखना होगा, मिडल नंबर T5 इज एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो मिडल नंबर एक्चुअली T5 नहीं है, मिडल नंबर T6 है, तो मिडल नंबर इज T6, इट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो T5 + T7 अपॉन 2। अब बस वैल्यू डालेंगे, क्या है T6 की वैल्यू गैस चेक करें, T6 की वैल्यू ये है, तो इसको एक्सपांड करके लिख देते हैं। तो एक्सपांड करके लिखेंगे तो n+4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो T6 के जगह n+4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो n+4 - 5 n-1 आएगा, तो नीचे n-1 फैक्टोरियल, और ये नंबर 2 को भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू आ जाएगा। और राइट साइड में क्या है, यहाँ पे है T5। T5 क्या था गाइस, T5 था ये, इसको भी एक्सपांड करके लिखते हैं, तो n+4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और गैस इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो n+4 - 4 n फैक्टोरियल बचेगा, प्लस फिर वैसे ही T7 में क्या करेंगे, n+4 C6 है, तो वहां पे भी ऊपर n+4 फैक्टोरियल ही आएगा, नीचे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n+4 - 6 n-2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसा हो गया, क्वेश्चन डन है, क्योंकि अब आपके ये टर्म्स कैंसिल हो गए।
n+4 फैक्टोरियल सब जगह कैंसिल हो गया। अब आपको बस एग्जीक्यूशन करने को आना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ 4 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो ये 5 फैक्टोरियल को बोलने का 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को बोलने का 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर सब तरफ 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। और वैसे ही गैस ये n-1 फैक्टोरियल को बोलने का n-1 इंटू एक नंबर कम n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे दो नंबर कम तक लेके जाने का, तो n फैक्टोरियल को बोलने का n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ताकि सब जगह ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो गैस कैंसिल करने के बाद एंड में बचता क्या है देखना, एंड में बचता है 2/5 टाइम्स n-1, एंड दिस इज इक्वल टू बस बचेगा 1/n इंटू n-1 प्लस 1/30। आप करके देखना गाइस, इतना ही बचेगा। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे और सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आओगे तो इक्वेशन बचता है n² माइनस 13n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो n के दो आंसर आएंगे, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 10। अब उन्होंने बोला था कि n का वैल्यू 10 नहीं है, तो इसको कैंसिल करेंगे, तो n इक्वल टू 3 इज करेक्ट। अच्छा, तो अब उन्होंने बोला था फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म। तो गाइस मैंने सिखाया था कल आपको, आज वापस से सिखा देता हूँ। ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, हमें देखना है कि ऊपर वाला नंबर क्या है। तो ऊपर वाला नंबर था n+4, तो n+4 हो जाएगा 7। तो मुझे निकालना है 7CR का ग्रेटेस्ट टर्म, 7CR का ग्रेटेस्ट टर्म। तो ये R की वैल्यू कैसे निकालते हैं कल सिखाया था। इसको डिवाइड बाय 2 करो तो 3.5 हो गया। उसके आगे और पीछे का कोई भी इंटीजर ले लो, चलो 4 ले लेते हैं। तो NC4 इज द आंसर विच इज इक्वल टू 35। ओके, चलो गाइस आज का 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। वी स्टिल हैव अनदर 5-7 मिनट्स रिमेनिंग, उसमें एक और क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। यहाँ तक गाइस क्लियर है तो प्लीज यस लिख देना। लास्ट एक क्वेश्चन करके क्लोज करते हैं। ओके, रेहान मेरी वॉइस ठीक से आ गई थी पूरे लेक्चर में, ऑल गुड? कैन आई मूव Yes, अहेड टू sir. द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। यस, तो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे लिए रीड कर लेना रेहान। यस। In the expansion of 1 plus x raised to p, 1 minus x raised to q, the coefficient of x and x square are 1 and minus 2 respectively, then p square plus q square is equal to. ओके गैस, रियली गुड टॉप क्वालिटी क्वेश्चन। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पहला ब्रैकेट है 1 प्लस एक्स रेस टू पी एंड दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स रेस टू क्यू। तो पहले इस ब्रैकेट का एक्सपांशन करता हूँ। कैसे करते हैं? कैसे एक्सपांशन मैंने आपको बताया था। कोएफिशिएंट्स क्या लेते हैं हम लोग, NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे n की जगह p है, तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट होगा PC0, दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट होगा PC1, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट होगा PC2 एंड सो ऑन। और हम क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम पावर फर्स्ट टर्म को देते हैं, तो 1 रेस टू एनीथिंग तो 1 हो गया, और वहां पे x को कोई पावर नहीं मिलता। तो देखो यहाँ पे सिर्फ PC0 लिखा है क्योंकि 1 का पावर p हो गया और इसको कोई पावर ही नहीं मिला। और अगले टर्म में 1 का पावर कम हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म का पावर कम होता है पर सेकेंड टर्म का एक पावर बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ x रेस टू 1 आ गया, और उसके अगले टर्म में वापस इसका पावर बढ़ के x² हो गया। ऐसे कैसे ये चलता रहेगा। मैंने आगे के टर्म्स क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि मेरे को उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इतना ही दिया है, तो मेरे को बस इन दो टर्म्स में ही इंटरेस्ट है। किसमें इंटरेस्ट है? x और x² के टर्म्स में, इसीलिए आगे के टर्म्स मैंने लिखे ही नहीं। तो अभी हमें क्या समझना है कि ये बस सिंपली मैंने एक्सपांशन लिखा है। कैसे किया एक्सपांशन आपको लिख के बताता हूँ। गैस यहाँ पे ना मैंने 1 प्लस एक्स होल रेस टू p इसका एक्सपांशन लिखा है। गैस पहला टर्म क्या होता है? पहला टर्म होता है PC0 इंटू फर्स्ट टर्म रेस टू मैक्सिमम पावर, तो इंटू क्या हो जाएगा 1 रेस टू p। पर गैस 1 रेस टू p लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 रेस टू p 1 ही होता है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा, तो मैं सिर्फ लिखूंगा PC0। ओके, उसके बाद क्या आएगा प्लस, सेकेंड टर्म में क्या होता है PC1। अब 1 का पावर कम होके क्या हो जाएगा 1 रेस टू p माइनस 1 हो जाएगा और x रेस टू 1 हो जाएगा, पर वापस 1 रेस टू एनीथिंग लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो हम है ना इसको निकाल देंगे। बचेगा क्या? सिर्फ x रेस टू 1 बचेगा, तो x रेस टू 1 बचेगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा x, फिर प्लस उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा PC2, फिर यहाँ पे 1 का पावर वापस कम होके आ जाएगा 1 रेस टू p माइनस 2 और x का पावर 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x²। अच्छा, वापस 1 रेस टू लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस यहाँ पे x² लिखेंगे। गाइस ये मैंने बस एक्सपांशन करा है और ये डॉट 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 चलता रहेगा। ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, दिस इज माय फर्स्ट ब्रैकेट। ओके, अब सेकंड ब्रैकेट क्या है देखते हैं। सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स होल रेस टू क्यू।
अरे इसमें भी सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में वही लिखेंगे QC0 और 1/Q लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टर्म में QC1 और देखो यहाँ पे -x⁻1 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे सेकेंड टर्म -x है, ठीक है, तो -x⁻1 और इसके बाद QC2 और -x⁻2 एंड सो ऑन। तो ये दो ब्रैकेट्स मैंने लिख दिए। अब उन्होंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x, इसके मल्टीप्लीकेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x कहाँ मिलेगा, वह सिंपल है, देखना, जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का टर्म मिलेगा, और जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का टर्म मिलेगा, बस, और किसी में x का टर्म नहीं मिलेगा। मतलब जब PC0 QC1 से मल्टीप्लाई होगा और जब QC0 PC1 से मल्टीप्लाई होगा तब आपका x का टर्म आने वाला है, ठीक है। तो व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x गाइस, कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी, ध्यान देना, QC0 इंटू PC1, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, QC0 इंटू PC1 एंड PC0 इंटू -QC1, क्योंकि यहाँ माइनस साइन भी तो है ना और यहाँ पावर 1 है तो ये माइनस साइन भी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है जो जो x के साथ रहेगा, x के साथ रहेगा QC0 इंटू PC1, QC0 इंटू PC1 एंड सेकेंड टर्म रहेगा PC0 इंटू -QC1, तो -PC0 QC1। तो ये हमारा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x। अब गैस मैंने कल ही सिखाया है कि QC0 क्या होता है, एनीथिंग C0 1 होता है, और कल ही सिखाया है कि NC1 क्या होता है, n होता है। तो इसका मतलब PC1 का वैल्यू p होगा और इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू p हो गया, देखो यहाँ पे p लिखा है, और यहाँ पे वापस ये 1 हो जाएगा और ये QC1 का वैल्यू q हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू क्यू, तो ये आ जाएगा 1 इंटू p माइनस 1 इंटू क्यू, तो आ जाएगा p माइनस क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड गाइस कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो आपका उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है यारो, कोएफिशिएंट ऑफ x उन्होंने हमें 1 दिया है, तो p माइनस क्यू इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन आ गया। अब उन्होंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का टर्म कैसे मिलेगा, देखना, x² का टर्म मिलेगा जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, और एक और, ये जब x और x भी मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, तो जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस बार तीन ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो x² के साथ है। वापस देखना, जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तब x² आ जाएगा, फिर स्टूडेंट्स जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तभी भी x² आ जाएगा, और जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तभी भी x² आ जाएगा। तो मेरे कोएफिशिएंट ऑफ x² में तीन टर्म्स आएंगे, देखो यही वो तीन टर्म्स है जो मैंने आपको बताया। फिर गाइस वापस हम लोग वो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि यही वो तीन टर्म्स है, ठीक है गाइस, जो मैंने आपको भी बताया। तो वापस हम लोग सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि यार जो QC0 है वो तो 1 होगा, फिर वापस PC1 क्या हो जाएगा, PC1 P हो जाएगा, QC1 Q हो जाएगा। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या सॉल्व करना है, ये PC2 और QC2 सॉल्व करना है, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, p फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन p माइनस 2 फैक्टोरियल करके, फिर वो बस टर्म्स थोड़े एक्सपांड करोगे तो ये वाला टर्म बचेगा। और ऐसे गैस फिर आपको QC2 में भी q फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन q माइनस 2 फैक्टोरियल में थोड़ा एक्सपांड करोगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये टर्म बचेगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलता है, और इसमें आप देखोगे तो p² प्लस Q² माइनस 2pq आया, और ये जो p² प्लस Q² माइनस 2pq है, दिस इज नथिंग बट p माइनस q होल स्क्वायर, और ऊपर p माइनस q की वैल्यू आई थी, कितनी थी, p माइनस q की वैल्यू 1, वो डाल दो, तो ये p माइनस q की वैल्यू 1 डाल दो, तो सॉल्व करके p प्लस q 5 आ गया और p माइनस q 1 था, तो इसका मतलब p और q दोनों की वैल्यू आ गई, p इज 3 एंड q इज 2। तो गाइस अभी मैंने आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करा, पर अभी आपको लिख के भी वापस एक्सप्लेन करता हूँ और फिर लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस, आपने अमेजिंग सपोर्ट दिया, कल और आज हमने बहुत अपने ब्रेन को डेवलप करा है इन दिस चैप्टर, एंड होपफुली वी कंटिन्यू दिस टुमारो एज वेल। ओके, तो कल हमारा थर्ड लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ओके, प्लीज राइट डाउन गाइस क्वेश्चन नंबर 17। हमारे पास किसका एक्सपांशन है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू p एंड 1 माइनस एक्स होल रेज टू q, इसका हमें गाइस एक्सपांशन करना है, ठीक है। तो अब 1 प्लस एक्स होल रेज टू p का एक्सपांशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे PC0 इंटू 1 रेज टू p, पर 1 रेज टू p लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा प्लस PC1 इंटू 1 रेज टू p माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू 1,
तो 1 रेज टू p-1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x रेज टू 1 लिखने की जरूरत है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे x लिख दूंगा। फिर उसके बाद प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा pc2, फिर यहाँ पे 1 रेज टू p-2 हो जाएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं सिर्फ लिख दूंगा यहाँ एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग एक्सपांड करते रहेंगे, आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट क्या है, 1 - x होल रेज टू q। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा QC0 इंटू 1 रेज टू q, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सेकेंड टर्म आएगा QC1 1 रेज टू q-1 लिखने की जरूरत नहीं है, और दूसरा टर्म आएगा -x रेज टू 1। गाइस मिस मत करना, यहाँ -x रेज टू 1 आएगा, ये तो आप गलती से x रेज टू 1 लिख दोगे, इट इज -x रेज टू 1। इसके बाद का टर्म क्या आएगा, QC2, और फिर उसके बाद वापस 1 रेज टू q-2 लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा टर्म आएगा -x का स्क्वायर, और फिर गाइस वापस ये डॉट 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 चलता रहेगा, आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ब्रैकेट्स का गाइस हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x। सब लोग लिखना मेरे साथ, हमें अभी निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ x दिया है, उन्होंने बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो मैं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालूंगा, जब मेरा ये वाला टर्म इस ब्रैकेट का इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मेरे को x रेज टू 1 का टर्म मिलेगा, यस। और जब मेरा ये वाला टर्म इस ब्रैकेट के इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या वापस मेरे को x रेज टू 1 का टर्म मिलेगा, यस। तो मुझे क्या करना है गाइस कि x रेज टू 1 का जो टर्म है वो लाना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो QC0 इंटू PC1 करेंगे, तो हम बोलेंगे QC0 इंटू PC1, ठीक है, ये x का टर्म आएगा, देखो QC0 इंटू PC1, इससे मेरे को x का टर्म मिलेगा, एंड दूसरा मुझे मिलेगा PC0 इंटू QC1, और ये माइनस साइन भी है, तो दूसरा टर्म मिलेगा -PC0 इंटू QC1, -PC0 इंटू QC1। एंड गैस ये है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x, और उन्होंने क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब गैस कल हमने सिंपल शॉर्टकट्स देखे हैं कि कभी भी NC0 आ जाए तो आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होगा, और कभी भी NC1 आ जाए तो आंसर n होता है, तो इसका आंसर आएगा 1, इसका p, तो 1 इंटू p हो जाएगा, माइनस सेम इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर q आएगा, 1 इंटू q होगा, तो p माइनस q इक्वल टू 1। तो लिख देना गाइस, ये मेरा पहला इक्वेशन। अब गैस ऐसे ही मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी निकालना है, तो मैं यहां लिख देता हूं, अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उन्होंने दिया है -2, उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, तो अभी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा गाइस, वापस सेम लॉजिक, जब मेरा QC0 वाला टर्म इस PC2 से मल्टीप्लाई होगा तब x स्क्वायर का टर्म आएगा, और जब PC0 का टर्म ये QC2 से मल्टीप्लाई आएगा तभी भी x स्क्वायर का टर्म आएगा, और गाइस यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली QC0 इंटू PC2 लिखना है, और PC0 इंटू QC2 लिखना है, और इसके अलावा गाइस जब ये टर्म और ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब PC1 और QC1 मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस साइन भी है, तो वो भी x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे को 3 टर्म्स मिलेंगे, पहला टर्म PC0 इंटू QC2, दूसरा टर्म QC0 इंटू PC2, तीसरा टर्म माइनस PC1 इंटू QC1, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे गैस हमारा आ जाएगा PC0 इंटू QC2 प्लस, अब रिवर्स लिख दो, QC0 इंटू PC2, और उसके बाद गैस माइनस PC1 इंटू QC1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उन्होंने दिया है इक्वल टू -2। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, तो व्हाट इज PC0 1, अच्छा QC2 क्या होगा, QC2 होगा q फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन q माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके, प्लस वापस QC0 क्या हो जाएगा 1, और PC2 क्या होगा, PC2 हो जाएगा p फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन p माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड गैस माइनस PC1 कितना होगा p, एंड QC1 कितना होगा q, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, -2, ठीक है। अब गैस देखो, इसको वो एक नंबर कम करते जाने का, q फैक्टोरियल को बोलेंगे q इंटू q माइनस 1 इंटू q माइनस 2 फैक्टोरियल, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा q इंटू q माइनस 1,
तो आंसर बचेगा q इंटू क्यू माइनस 1/2 प्लस सेम लॉजिक यहाँ पे p इंटू पी माइनस 1/2 और आगे है माइनस पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू -2। कैसे सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और ब्रैकेट एक्सपांड करते हैं, तो मुझे मिलेगा q स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस पी एंड -2pq एंड दिस इज इक्वल टू गाइस -4। अब गाइस यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, ये है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर -2pq, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना p माइनस क्यू होल स्क्वायर जो मैंने अंडरलाइन किया है। और जो बचे हुए दो टर्म्स है इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेके p प्लस क्यू आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू -4। लेकिन गाइस आप नोटिस करना p माइनस क्यू का आंसर ऊपर अवेलेबल था। कितना था p माइनस क्यू का आंसर? देखो यहाँ टिक मार्क करता हूँ, इट इज 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू -4। तो सॉल्व करके गाइस p प्लस क्यू इक्वल टू 5 आ गया। अब आपके पास p प्लस क्यू का वैल्यू अवेलेबल है और आपके पास p माइनस क्यू का वैल्यू भी अवेलेबल है। p माइनस क्यू कितना है गाइस? 1। तो बस इन दोनों को आपस में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो p का आंसर कितना आ जाएगा? 3 एंड q का आंसर आ जाएगा 2। गाइस पूरा लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया तो यस लिखना। आपको एकदम हैप्पीली बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर का आपका 50-60% हो चुका है गाइस, क्योंकि इसके आगे के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी मैं पूरे करवाऊंगा, पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कोरिंग मार्क्स। ये कल जो हमने करा और आज जो करा यही मेन चैप्टर है। सबको 100% क्लियर है तो यस लिख दो। मैं बस रिकॉर्डिंग स्टॉप करवा देता हूँ, फिर अटेंडेंस लेते हैं और फिर आप लोग जा सकते हो। थैंक यू। हाँ यस पुरुषोत्तम, बाई चांस आप, सॉरी पुरुषोत्तम नहीं, अपूर्व मांद्रे, आप मेरे को अटेंडेंस भेज दोगे तो हम लेक्चर क्लोज ही कर देते हैं। यस सर, आप भेज भेज दोगे दो। ना अटेंडेंस? ठीक है, तो गैस मैं उसमें से मार्क कर लूंगा सबको प्रेजेंट। आप अगर किसी और अकाउंट से एडेड थे और आपका नाम वहां पे कुछ और है तो वो आप मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, वरना मैं लिस्ट में से आपको मतलब आपका अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। और कल गैस सेम टाइम पे मिलते हैं। कल भी आफ्टरनून में ऐसे ही लेक्चर होगा 2 आवर्स का, बिटवीन 3 to 5 यहाँ ऐसा कुछ रहेगा। ग्रुप पे आप मैसेज पढ़ देना, ठीक है? सबने सुन लिया है तो यस लिखो। आई विल सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।